अध्याय 0041 ज्वाला ड्रैगन शानदार भट्टी। अध्याय 41 ज्वाला ड्रैगन शानदार भट्टी। संपादक क्लाउड गोट। अग्नि ड्रैगन रक्त। चेन जियांग चौका। गहन यान कीमिया भट्टी गहन यान पत्थर से नहीं बनाई गई थी, लेकिन अग्नि ड्रैगन रक्त जेड, जैसा कि नाम से पता चलता है, अग्नि ड्रैगन रक्त जेड एक अग्नि ड्रैगन का खून रखने वाला जेड था। किंवदंतियों के अनुसार ड्रैगन प्राचीन दिव्य जानवर हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व करने में सक्षम हैं, जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। अग्नि ड्रैगन के रक्त में भिगोकर बनाया गया अग्नि ड्रैगन रक्त जेड न केवल अविनाशी है, बल्कि एक विचित्र अग्नि ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, जो औषधियों पर बहुत लाभ प्रदान करता है। ये रासायनिक भट्टी एक पवित्र स्तर का ड्रैगन हथियार है। ये कहते हुए सू मियाओ के सुंदर गाल थोड़े गुलाबी हो गए, मानो वह बेहद उत्साहित हो। यहाँ तक कि बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता वाली बाई यूयू का चेहरा भी आमतौर पर बर्फ जैसा ठंडा रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। चेन जियांग जानता था कि यह रासायनिक भट्टी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह असमंजस में था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, कितनी शक्तिशाली? सू मियाओ ने कोमलता से थूका, फिर मनमोहक ढंग से कहा, नासमझ लड़के, तुमने अभी अभी बड़ा लाभ कमाया है। इस नश्वर संसार में विभिन्न जादुई हथियारों को साधारण हथियार, आध्यात्मिक हथियार, कीमती हथियार में विभाजित किया जा सकता है। फिर स्वर्ग में स्थानांतरित होने के बाद अमरों द्वारा परिष्कृत किए जाने पर अमर हथियार और पवित्र हथियार बनते हैं। पवित्र स्तर का ड्रैगन हथियार परिष्करण के दौरान ड्रैगन के शरीर के अंगों को जोड़कर बनाया जाता है, और पवित्र हथियारों में ये सबसे शक्तिशाली होता है। चेन जियांग के होंठ हल्के से फड़क उठे, उसके लिए ये कुछ हद तक अविश्वसनीय था। ये रासायनिक भट्टी स्वर्ग से आई है। ये स्वाभाविक है। यदि इस नश्वर संसार में कोई अजगर प्रकट हो जाए तो पूरा नश्वर संसार ध्वस्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह अजगर द्वारा उत्सर्जित शक्ति को सहन नहीं कर सकता। बाई यूयू ने कहा, सचमुच एक ड्रैगन? चेन जियांग ने अपनी लार निगल ली। सू मेयाओ की जेड जैसी उंगलियों ने उसके माथे पर काले बालों को छेड़ा, धीरे से कहा, बेशक अगर आपको इस नश्वर मार्शल दुनिया को छोड़ने और उन उच्च रैंक वाली दुनियाओं में जाने का अवसर मिले तो आपको अपनी तुच्छता का पता चल जाएगा। मैं अंदर जाऊंगी। मैं वास्तव में इस अग्नि ड्रैगन रक्त जेड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूनियर बहन, आप उसे निर्देश दें कि उस पवित्र स्तर के ड्रैगन हथियार को कैसे प्राप्त किया जाए। बोलना समाप्त करते हुए बाई यूयू गायब हो गई। वह रिंग के अंदर प्रवेश कर गई। इस बार सू मियाओ अच्छे मूड में थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उस रासायनिक भट्टी को बाहर निकालो और उस पर खून बहाओ। चेन जियांग ने जब प्रोफाउंड यांग भट्टी निकाली तो उसने एक छोटे से ब्लेड से अपनी उंगली काट ली। जैसे ही खून भट्टी पर टपका और चिकनी और चमकदार लाल रंग की भट्टी को छुआ, अचानक एक लाल रोशनी चमक उठी। इस समय उसके दिमाग में असंख्य जानकारियां उमड़ पड़ी। चेन जियांग उत्तेजित हो गया और तुरंत खड़ा हो गया। इस कीमियाई भट्टी को ज्वाला ड्रैगन की शानदार भट्टी कहा जाता है, जिसे यान लोगजी नामक व्यक्ति ने परिष्कृत किया है। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, ये भट्टी रसायनज्ञ को अंदर के तापमान पर बेहतर नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, साथ ही यह ज्वालाओं को भी मजबूत करती है। ज्वाला ड्रैगन के रक्त जेड के प्रभाव से अंदर की ज्वालाएं एक ऐसी ज्वाला में परिवर्तित हो जाती हैं जो रसायन शास्त्र में सहायक होती है। इससे गोलियां बनाना बहुत आसान हो जाता है। बोलने के बाद चेन जियांग और भी उत्साहित हो गया और उसने कहा, सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह कीमियाई भट्टी न केवल कीमिया के समय को कम करती है, बल्कि इसमें एक सरणी नियम भी है, अराजकता के विरुद्ध यिन और यांग, जो इसके भीतर समय के बीतने की गति को तेज कर सकता है। ये सुनकर सू मेयाओ का सुंदर सुडौल कोमल शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने गोल चांद की ओर देखा, बुदबुदाया, मुझे और बड़ी बहन को अपनी ताकत बहाल करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार ये यान लोगजी कौन है? इस चीज को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति काफी प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। सू मेयाओ ने अपने होंठ भींच लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ सोच रही थी। चेन जियांग हंसते हुए बोली, मेयाओ बहन, आपने इनके बारे में तो सुना ही नहीं होगा। ये तो मानो स्वर्ग से आए हैं। आमतौर पर मुझे बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को तैयार करने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे आधे घंटे में ही कर लूंगी। आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है। चेन जियांग ने ज्वाला ड्रैगन शानदार भट्टी को पकड़ रखा है। उसका चेहरा उम्मीद, अभिव्यक्ति से भरा है। सू मेयाओ की रेशम जैसी आकर्षक आंखें चेन जियांग को देख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह मोहक और मार्मिक था। चेन जियांग थोड़ा अन्य ढंग से 2 बार खांसते हुए बोला, मैं दोनों बहनों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने में मदद कर पाऊंगा। ये छोटा भाई भी बहुत खुश होगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। सू मेयाओ पास आए, अपने कोमल हाथों से चेन जियांग के सुंदर गालों को सहलाया, ऑर्किड जैसी सुगंध फैलाते हुए, एक आकर्षक नजर डालते हुए प्यार से कहा, तुम बहुत प्यारे हो। बहन अब तुम्हें थोड़ा पसंद करती है। उस सुन्न कर देने वाली कोमल आवाज को सुनकर, उस कोमल जेड जैसे हाथों की स्पर्श को महसूस करते हुए चेन जियांग ने अपनी लार निगल ली, एक खोखली हंसी दी और कहा, मियो बहन, मैं अभ्यास शुरू करना चाहता हूँ। वर्तमान में मैं इस कीमिया भट्टी की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे मजबूत बनना होगा। सू मेयाओ मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर चेन जियांग के गाल को चूमा। उसके तुरंत बाद रिंग में प्रवेश किया, लेकिन चेन जियांग को अचंभित कर दिया। कुछ देर बाद चेन जियांग का हाथ उसके गाल पर लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत सू मियाओ उसे चूमेगी। उसने कभी इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि सू मियाओ और बाई यूयू दोनों न केवल बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी हैं।
इसलिए उसने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा बहुत सच हो सकता है। सचमुच एक याओजंग है, मेरे मन को बेचैन कर रही है। चेन जियांग ने अपने दिल में कसम खाई, लेकिन इस बार वह बहुत खुश था। वह ऐसी महिला के साथ अंतरंग हो सकता है, वास्तव में खुश होने के योग्य है। मूल रूप से चेन जियांग ने रात में व्यायाम करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। इस तरह के पवित्र स्तर के ड्रैगन हथियार कीमिया भट्टी होने के नाते वह निश्चित रूप से इसे तुरंत आजमाना चाहता था। चेन जियांग बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आया था। इस बार वह बैप्टाइजिंग मैरो डांस बना रहा था। जब उसने जड़ी बूटियों को रासायनिक भट्टी के अंदर रखा तो भट्टी के अंदर का दृश्य उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आया। यहाँ तक कि जड़ी बूटियों पर मौजूद कुछ छोटे छोटे निशान भी एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। इस समय चेन जियांग ने रासायनिक भट्टी में ज्वाला प्रवाहित की और फिर मनमाने ढंग से ज्वाला के तापमान को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि उसकी दिव्य चेतना का उपभोग भी बहुत कम था। वह अपनी दिव्य चेतना का थोड़ा सा अंश रासायनिक भट्टी पर नजर रखने और साथ ही अभ्यास करने के लिए भी छोड़ सकता था। इस समय चेन जियांग को पता था कि उसे एक शक्तिशाली रासायनिक भट्टी प्राप्त हो गई है, जिससे वह रसायन विद्या करते समय आधे प्रयास से ही दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता है। जाहिर है उसकी बुनियादी जानकारी बहुत मजबूत थी, इसलिए इस पवित्र स्तर की ड्रैगन हथियार रासायनिक भट्टी का उपयोग करके गोलियां बनाना उसके लिए अत्यंत सहज था। आधा घंटा बीत चुका था और चेन जियांग ने 2 बार बैप्टाइजिंग मैरोडैन तैयार कर लिया था और हर बार 4 गोलियां। वह आमतौर पर 3 गोलियां तैयार कर लेता था, लेकिन फ्लेम ड्रैगन अल्केमिक फनेस की मदद से वह सभी जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकता था और समय की असाधारण गति के कारण वह और भी अधिक समय बचा सकता था, सामान्य से कई गुना तेजी से। कीमिया भट्टी के अंदर गहन कानून को उत्तेजित करने के लिए इसने उसकी सच्ची क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। भाई, अब तुम्हें औराची दान को परिष्कृत करना शुरू कर देना चाहिए। इससे तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर सच्चे औरा क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि साधारण लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते जो इतनी बड़ी मात्रा में औराची दान ग्रहण कर सकें। सु मियाओ ने मधुर स्वर में कहा। कई रसायन शास्त्रियों की नज़र में औराची डैन को परिष्कृत करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा यह एक नश्वर स्तर की मध्यम श्रेणी की गोली है, इसलिए कई रसायन शास्त्री इसे परिष्कृत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चेन जियांग बिल्कुल निडर है, क्योंकि अब उसके पास ज्वाला ड्रैगन की शानदार भट्टी है। अध्याय 0042 स्तर 7 में आगे बढ़ें। अध्याय 42 स्तर 7 में आगे बढ़ें। चेन जियांग ने रात में अभ्यास जारी रखा। उन्होंने 4 बैप्टाइजिंग मैरोडैन निकाले और उन्हें एक ही सांस में निगल लिया। साथ ही उनकी शक्ति को पचाने के लिए ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास भी किया। भोर होते ही वे औराची डैन की जड़ी बूटियों के 20 और सेट खरीदने के लिए डेंशियांग हर्बल मैनर के लिए रवाना हो गए। चेन जियांग ने स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने के बाद अपने सारे स्पिरिट सिक्के खर्च कर दिए थे। उसने अपने ज्यादातर स्पिरिट सिक्के पहले ही दुकान में लगा दिए थे, इसलिए उसके पास स्पिरिट सिक्के कम पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही डैन किंग हॉल ने व्यापार शुरू किया, उसे अपनी सारी लागत के साथ साथ भारी मुनाफा भी मिलने लगा। दिन के दौरान चेन जियांग अपने कमरे में रहा और औरा क्यूई डैन को परिष्कृत किया। उसके लिए अब शोधन करना बहुत आसान हो गया था। इसके अलावा हर बार जब 6 डैन को परिष्कृत किया जा रहा था तो केवल आधे घंटे में उसने जड़ी बूटियों के 2 सेट परिष्कृत कर लिए थे। 5 घंटों में उसने पहले से खरीदी गई जड़ी बूटियों के सभी 20 सेटों को परिष्कृत कर लिया था। कुल मिलाकर 120 डैन। यहाँ तक कि उन्हें केवल 5000 बड़े स्पिरिट सिक्कों के न्यूनतम बाजार मूल्य पर बेचने से उसे 6 लाख बड़े स्पिरिट सिक्के मिलते। दूसरी ओर उसने उन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए केवल 1 लाख बड़े स्पिरिट सिक्के खर्च किए। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था कि डैन को परिष्कृत करना कितना लाभदायक था। मेन बो को भट्टी के बारे में और खून बहने के बाद मालिक को पहचानने की उसकी क्षमता के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी की असली शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। अगर उसे इसके बारे में पता होता तो चेन जियांग उसे देख भी नहीं पाता। ये सोचकर उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने चुपचाप मेन बो को एक धातु आत्मा फल और नर्क आत्मा घास का एक छोटा टुकड़ा दे दिया, जिसके बाद ही चेन जियांग को अपराध बोध कम हुआ। रात में चेन जियांग ने कुछ औरा क्यूई डैंस लिए जिन्हें उसने पहले परिष्कृत किया था और शहर के बाहरी इलाके के पास जंगल में चला गया। जंगल में उसने एक गहरी सांस में 10 डैंस निगल लिए, मानो मूंगफली खा रहा हो। अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चलता तो उनके जबड़े इतने खुले होते कि सदमे से उनकी हड्डी लगभग उखड़ जाती। चेन जियांग ने ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन किया और उनकी शक्तियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसी बिंदु पर दानों से एक अजीब सी आत्मा क्यूई फूट पड़ी। उसने आभा क्यूई दानों से आभा क्यूई के अंश निकलते हुए महसूस किया। हर रात चेन जियांग लगातार 10 डैन खाता और अपनी सच्ची क्यूई विकसित करता, जबकि दिन में वह 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास से नीला ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी दिव्य अभ्यास करता। श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास के लिए सघन वध क्यूई वाले विशेष वातावरण की आवश्यकता होती थी, जबकि काले कछुए के दिव्य अभ्यास के लिए पानी से भरे क्षेत्र की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा दोनों के लिए उसकी शक्ति कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर होनी चाहिए थी, इसलिए उसने उन्हें अपने दिमाग में रखा। पलक झपकते ही किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। चांदनी चमक रही थी और रात में आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। इस बीच चेन जियांग हमेशा की तरह जंगल के अंदर बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई सोखने में व्यस्त था।
उसने कुछ और क्यूई डैन भी खाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने पहले ही काफी मात्रा में डैन खा लिए थे, जिससे वातावरण में मौजूद स्पिरिट क्यूई की कमी पूरी हो गई। चेन जियांग के शरीर के चारों ओर सफेद कोहरे की एक परत घूमने लगी, जिससे एक अजीब तरह की ऊर्जा निकल रही थी। उसके आसपास की कोई भी पत्ती अगर इस सफेद कोहरे से छू भी जाती तो तुरंत छोटे कणों में बदल जाती। ये सफेद कोहरा कोई और नहीं बल्कि ऑरा क्यू था। बस अब चेन जियांग ने अपनी असली क्यू को ऑरा में बदलने के लिए जरूरी चीजें सीख ली थीं, लेकिन इसके लिए उसे बड़ी मात्रा में असली क्यू खर्च करनी पड़ी। सिर्फ वही व्यक्ति जिसके पास मजबूत असली क्यू हो, सच्ची ऑरा से लगातार हमला कर सकता था। सुबह सुबह जंगल के अंदर एक नंगे सीने हृष्ट पुष्ट किशोर ने अपनी मुट्ठियों से ही एक पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी मुट्ठियों के चारों ओर हवा घूम रही थी, क्यूई की लहरें उससे फूट रही थीं। जिस भी पत्थर को वे छूते उसका अस्तित्व मिट जाता। पेंग पेंग पेंग, उसकी सच्ची आभा में लिपटा एक मजबूत पत्थर मिट्टी के गोले की तरह धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा था, कई टुकड़ों में बिखर गया। यह नश्वर मार्शल क्षेत्र की शक्ति का 7वां स्तर है। अब केवल एक विचार से मैं अपनी सच्ची क्यूई को सच्ची आभा में बदल सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही उसने जोर से अपने पैर को पटका, जमीन पर बिखरे सभी टूटे हुए पत्थर अचानक उड़ गए। उसके शरीर से भयावह आभा क्यूई निकली और तुरंत पत्थरों को हवा में पीसकर पाउडर बना दिया। चेन जियांग ने सोचा, उसकी वर्तमान शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय थी, लेकिन शक्ति का ये स्तर उन बड़े संप्रदायों की नजर में अभी भी कुछ नहीं था। केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर की शक्ति वाले ही उन संप्रदायों में पैर जमा सकते थे। यही कारण था कि वह कभी घमंडी नहीं था। वह जानता था कि आप खुद को कितना भी अच्छा क्यों न समझें, वहाँ हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो आपसे बेहतर होता है। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दान राजा मिंगबो के दान किंग हॉल में शामिल होने से पूरे किंग सिटी में हलचल मच गई और दान किंग हॉल की प्रसिद्धि में तुरंत इजाफा हो गया। हालांकि यह अभी तक खुला नहीं था। कई लोग स्टोर के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर दिन स्टोर के प्रवेश द्वार पर भीड़ रहती थी और कई लोग लगातार स्टोर के भव्य उद्घाटन के बारे में पूछताछ करने आते थे। बेशक जब से मिंगबो दान किंग हॉल में शामिल हुए, याओ परिवार पर भारी दबाव महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें डर था कि चेन परिवार का दान किंग हॉल दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में उनकी स्थिति को कमजोर कर देगा। हालांकि डैनशियांग हर्बल मैनर डैन बेचता था, फिर भी जड़ी बूटियों की बिक्री की तुलना में वे पीछे रह गए, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय स्पिरिट जड़ी बूटियां बेचना था। इसलिए डैन किंग हॉल के खुलने का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और दोनों पक्षों के बीच पहले से ही एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित हो चुका था। कपड़े पहनने के बाद चेन जियांग किंग सिटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह डैन किंग हॉल के उद्घाटन के बारे में सोच रहा था। चलते चलते उसे अचानक एहसास हुआ कि जंगल में कोई छिपा है। बाहर आओ, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग की आवाज बेहद ठंडी थी, हत्या के इरादे से भरी हुई। क्योंकि वह और याओ परिवार कट्टर दुश्मन थे, वह हमेशा सतर्कता की स्थिति में रहता था। वह पहले से ही जानता था कि देर सवेर याओ परिवार उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेजेगा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। एक शियू की आवाज आए। बिजली की तरह चेन जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उस तीर को पकड़ लिया जो उस पर चलाया गया था। फिर उसने तेजी से अपने शरीर को हिलाया, लचीलेपन और फुर्ती के साथ जंगल में भागा। बस उसकी आकृति की एक झलक दिखाई दे रही थी। चेन जियांग एक पेड़ के पास प्रकट हुआ और अपनी आभा क्यूई बूम का संचालन किया। उसकी मुक्का पेड़ पर लगी और वह चूर चूर हो गया। उसके तुरंत बाद पेड़ के पीछे से एक चीख सुनाई दी। जो भी पेड़ के पीछे छिपा था वह चेन जियांग के जबरदस्त मुक्के से हुए विस्फोट से मर चुका था। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं, वह अपने आसपास हो रहे सभी बदलावों को महसूस कर पा रहा था। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी दिव्य अनुभूति और भी तीव्र हो गई थी और इस समय उसने स्पष्ट रूप से अपनी ओर असंख्य बाणों की वर्षा महसूस की। अचानक उसकी हथेली से एक नीली आभा क्यों निकली और उसके सामने आभा की एक दीवार बन गई। इस आभा दीवार ने बाणों की वर्षा को पूरी तरह से रोक दिया। 300 तीर, 300 व्यक्ति। ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए बेताब हो। चेन जियांग का पूरा चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके दिल में एक भयानक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। जैसे ही उसकी आवाज फैली, स्लॉटर क्यूई की एक लहर पूरे जंगल में ठंडी हवा की तरह बह गई। श्वेत बाघ वध का देवता था। श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास की साधना करने के बाद साधक के पास अत्यंत तीव्र वध क्यूई शक्ति होती थी, जो विरोधी पक्ष को रोकने में सक्षम थी। साथ ही साथ उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ाती थी। अब चेन जियांग ने श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास की सबसे बुनियादी शक्ति वध हृदय का प्रयोग किया था। जब तक वह इस अभ्यास को अच्छी तरह से नहीं समझ लेता, वह श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास के अन्य युद्ध कौशलों का अभ्यास कभी नहीं कर पाता। ये वध हृदय अपने विरोधियों का वध करने का सबसे अच्छा और तेज तरीका भी था। चेन जियांग ने अपनी दुर्जेय दिव्य इंद्रिय जागृत की और तेजी से एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उसे पहले ही आभास हो गया था कि पेड़ में कई लोग छिपे हुए हैं, हालांकि वे अच्छी तरह छिपे हुए थे। फिर भी चेन जियांग ने उन्हें खोज ही लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर मृगतृष्णा की तरह जंगल में गायब हो गया। वह बहुत तेज था। पेड़ में छिपे तीरंदाजों के लिए उसका स्थान जानना असंभव था। अगर वे कभी कभार उसे शुद्ध भाग्य से मार भी देते तो वह हमेशा उसके शरीर को ढंके हुए आभा क्यूई द्वारा अवरुद्ध हो जाता। चेन जियांग की मुट्ठी में एक नीला आभा छा गई और उनके ऊपर बिजली चमक रही थी। वह पास के एक पेड़ पर कूद गया और पेड़ के तने पर वार किया।
बूम बूम बूम, पूरे पेड़ में नीला प्रकाश फैल गया और फिर तना फटकर टुकड़ों में बिखर गया। भीतर से ज्वाला और बिजली की चमक फूट पड़ी। पेड़ की चोटी पूरी तरह से झुलस गई, मानो आग की लपटों में जल गई हो, और कुछ ही देर बाद ऊपर से धीरे धीरे 6 जले हुए शरीर नीचे गिरने लगे। अध्याय 0043 शैतानी व्यायाम। अध्याय 43 शैतान व्यायाम। अनुवाद एवं संपादन ऐश। चेन जियांग ने अपने भंडारण थैले से एक लंबी तलवार निकाली और तेजी से हवा में छलांग लगाई। पलक झपकते ही वह दर्जनों पेड़ों की चोटियों के ऊपर से उड़ गया। साथ ही साथ तलवार को पागलपन के साथ लहराता रहा। एक के बाद एक आभा क्यूई ब्लेड से चमक उठी, नीले क्यूई ब्लेड में परिवर्तित हो गई और पेड़ों की चोटी की ओर उड़ गई। तुरंत बाद अंदर के पेड़ों से कई चीखें आईं। उसके बाद पेड़ की शाखाओं से खून के साथ मांस के टुकड़े बरसने लगे। पलक झपकते ही कई लोग मर गए। इन लोगों को मारने के बाद चेन जियांग की वध क्यूई भी उठी। एक बार फिर वह दूसरे पेड़ की चोटी की ओर कूद गया, जबकि सीधे अपने लंबे ब्लेड को आभा क्यूई के साथ कवर किया और उसने इस पेड़ की ओर काट दिया। जब पेड़ के अंदर छिपे 5 लोगों ने चेन जियांग की दुर्जेय ताकत को देखा तो बिना किसी और हलचल के वे सीधे भाग गए। ये लोग नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल दूसरे या तीसरे स्तर पर हैं और उनकी गति और शक्ति की तुलना चेन जियांग से भी नहीं की जा सकती है। एक पल में उनके सिर एक के बाद एक उनकी गर्दन से उड़ गए। सभी लोग पीछे हट जाएं, वह 7वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ है। एक चौंका देने वाली चीख आई, जिसके बाद कई काले वस्त्रधारी लोग पेड़ से नीचे कूद गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उन काले चोगे वाले लोगों को ये भी नहीं पता था कि वे किसे मारने की कोशिश कर रहे थे। केवल उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही जानता था, और वह वही था जिसने चेन जियांग की ताकत को पहचाना था, जबकि वह व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था। चेन जियांग ने इस आदमी क्यूई पर ताला लगा दिया। हालांकि जंगल बहुत घना था, लेकिन इससे चेन जियांग की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका कीगोंग कौशल चरम सीमा पर पहुंच चुका था। शाखाओं की थोड़ी सी मदद से वह आसमान में उछला, कई पेड़ों को पार करते हुए, और उसकी तलवार सीधे उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर में घुस गई, लेकिन उसे मार नहीं पाए। बाई यूयू द्वारा सिखाई गई विधि से उसने बंदी नेता का सिर पकड़कर कुछ जवाब पाने की कोशिश की। तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? नेता की दोनों आंखें सुस्त हो गईं। उसने जवाब दिया, हम ब्लैक विंड गिरोह के सदस्य हैं। मेरे पिता ने मुझे यहाँ आने और तुम्हें मारने का आदेश दिया। आप कौन है पिता? काली हवा गिरोह का मुखिया। ये सुनकर चेन जियांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसकी हथेली उस आदमी के आत्मा स्थान पर लगी। उसे मारने के बाद वह हल्के और तेज कदमों से भागा और भागते हुए उन काले वस्त्र पहने लोगों को पकड़ने की कोशिश की। चेन जियांग ने पूरे जंगल को आग में जला दिया। जब तक वह अपनी दिव्य इंद्रियों से किसी का स्थान पकड़ लेता, वह उस दिशा में मुट्ठी से प्रहार करता, जिससे अनगिनत झू क्यू आभा क्यू निकलती और वे आग के तीरों में बदल जाते और काले वस्त्र वाले पुरुषों की ओर उड़ते, हर बार कुछ लोगों को मार देते। ये लोग नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर थे। उसकी नजर में वे चींटी की तरह कमजोर थे, बस अस्थिर थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि वे अभी भी अग्निसागर के अंदर थे। जंगल में धुआं उठ रहा था। हर बार जब कोई पेड़ गिरता था तो उसके साथ जोरदार चीखें भी सुनाई देती थीं। जंगल एक धधकते हुए नरक की तरह था और चेन जियांग इस नरक का स्वामी था। आधा घंटा बीत चुका था। जंगल के अंदर लगी आग बुझ चुकी थी। चेन जियांग के पूरे शरीर से शत्रुता झलक रही थी। 300 से अधिक लोग मारे गए और कोई भी नहीं बचा। सभी उसके हाथों मारे गए, जिससे उसे श्वेत बाघ की दिव्य साधना को समझने में भी मदद मिली। अमर और शैतानी तालाब से अपने शरीर को परिष्कृत करने के बाद उसने अमर और शैतानी शरीर का अभ्यास करने के लिए ठोस नींव रखी थी। उसका शरीर एक भयानक हद तक मजबूत हो गया था। शरीर जितना मजबूत होगा, वास्तविक ची उतनी ही मजबूत और शक्तिशाली होगी। ब्लैक विंड गैंग किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद मैं तुम्हें और जिसने भी तुम्हें आदेश दिया है उसे ढूंढ निकालूंगा। चेन जियांग ने उस खून से लथपथ लंबी तलवार को एक तरफ रख दिया और अपनी वध ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ताई ची का दिव्य अभ्यास किया और राजा शहर लौट आया। चेन जियांग शाम को डैन किंग हॉल में वापस आया। वह चेन तियानहू को वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित था। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? आप पीले दिख रहे हैं। क्या हुआ? चेन जियांग जल्दी से उसकी ओर बढ़ा और चेन तियानहू की कलाई पकड़ ली। उसने अपनी दिव्य चेतना को उसके शरीर में प्रवाहित करते हुए उसकी चोटों का जायजा लिया। उसने देखा कि चेन तियानहू का दांतियान टूट गया था, लेकिन उसकी चोटें अब स्थिर हो गई थीं और धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। हालांकि चेन जियांग का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा ने चेन तियानहू को भी प्रभावित किया। इस बिंदु पर मेन बो और चेन लुजोंग भी बाहर आए। जब उन्होंने चेन जियांग की तीव्र वध क्यूई को महसूस किया तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस प्रकार की क्यूई केवल कई लोगों को मारने के बाद ही जम सकती है, और इतनी कम उम्र में चेन जियांग के पास पहले से ही इतनी भयावह वध क्यूई होने की कल्पना करना कठिन था। पिताजी, आपको किसने चोट पहुंचाई? चेन जियांग ने कर्कश और ठंडी आवाज में पूछा। चेन तियानहू ने अपने बेटे को केवल कुछ महीनों से नहीं देखा है, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकता है कि चेन जियांग कितना बदल गया है, और उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बहुत मजबूत है। सांस। चेन फुरोंग चेन परिवार के पुराने अनुभवी सदस्यों में से एक। चेन फुरोंग को भी उन मार्शल आर्ट संप्रदायों द्वारा भर्ती किया गया था। उसका नाम सुनते ही चेन जियांग को पहले से ही पता चल गया था कि चेन फुरोंग ने ऐसा क्यों किया। चेन फुरोंग डैन किंग हॉल को खोलने से रोकने के लिए मेरे पास आया और मुझे डैन किंग हॉल को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैंने असहमति जताई और उसके आदेश की अवहेलना की। उसने मुझे, मेरी ताकत और उसकी को घायल कर दिया। चेन तियानहुआ बहुत गुस्से में लग रहा था। चेन लुजोंग भी खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से बोले,
ये चेन फुरोंग पूरी तरह से कानून विहीन है। चेन परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका स्वागत नहीं किया है, क्योंकि अन्य दिग्गज अब मौजूद नहीं है। वह जो चाहे कर सकता है, वह वास्तव में एक मूर्ख है। चेन फुरोंग उन मार्शल आर्ट संप्रदाय से लौटा है, इसलिए उसकी ताकत नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में चेन जियांग संभवतः उससे निपट नहीं सकता है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसने कसम खाई कि वह चेन फुरोंग को उसके किए की सजा दिलाएगा। हालांकि चेन जियांग का गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेन तियान हुआ, चेन लुजोंग और मेन बो स्पष्ट रूप से उसके राक्षसी क्रोध को महसूस करने में सक्षम है, जो दिल कांपने वाले वध क्यूई के साथ था। आपके पिता पहले से ही स्थिर हो चुके हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेन बो ने कहा। इस समय वह जानता था कि चेन जियांग सामान्य से बाहर है। वह जानता था कि चेन जियांग के लिए इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहना असंभव है। इसके बजाय वह निश्चित रूप से उन बड़े संप्रदायों में अपनी पहचान बनाएगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। बहुत धन्यवाद मिंग लाओ। हम पहले आने वाले कुछ दिनों में डैन किंग हॉल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जितना अधिक वह हमें रोकना चाहेंगे, उतनी ही जल्दी मैं इसे खोलना चाहूंगा। चेन जियांग इन शब्दों को छोड़ने के बाद वह दान राजा हॉल छोड़ दिया। चेन तियानहू और दूसरों ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ जा रहा था। बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें शांत होना होगा और मेरी बात सुननी होगी। मेरे पास तुम्हारी ताकत बढ़ाने और तुम्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचाने का एक त्वरित तरीका है। उसके जाने के तुरंत बाद बाई यूयू की बर्फ जैसी ठंडी आवाज आए, क्योंकि उसने उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी। चेन जियांग की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारी बहन, मुझे क्या करना होगा? वह अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर में आगे बढ़ा है, लेकिन यदि आप थोड़े समय में 8वें स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह अभी भी बहुत अवास्तविक है। लेकिन इस बर्फीली सुंदरता के पास अभी भी उसके आगे बढ़ने के कुछ साधन हैं। यदि आप अमर और शैतान शरीर का अभ्यास नहीं कर रहे होते तो मैं आपको इतनी जल्दी अपने शैतानी कौशल का अध्ययन करने की अनुमति नहीं देता। शैतान कौशल। सु मेयाओ से चेन जियांग ने सीखा है कि बाई यूयू के शैतान कौशल भयानक और दुर्जेय दोनों हैं। वह पहले से ही उनका अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। हालांकि मेरे शैतानी कौशल के बड़े फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी प्रभावों को खत्म करना संभव है। बाई यूयू ने उसे संदेश भेजा, मेरे शैतानी कौशल को शैतान को निगलने का कौशल कहा जाता है, और इसके साथ आप दूसरों की सच्ची क्यूई को निगलने में सक्षम होंगे, जबकि दूसरे व्यक्ति की सच्ची क्यूई आपके शरीर में समाहित हो जाएगी। इसलिए आप उस आदमी की पूरी ताकत लूटने में सक्षम होंगे। अध्याय 0044 विशेष उपहार। अध्याय 44 विशेष उपहार। अनुवाद एवं संपादन ऐश। शैतानी कौशल। ये सुनकर चेन जियांग अचानक चौंक गया। वह एक मूर्ति की तरह स्तब्ध होकर खड़ा रहा। राहगीर उसकी ओर अजीब निगाहों से देख रहे थे। आश्चर्यचकित न हो, अगर ऐसा न होता तो मेरी शैतानी शक्ति को शैतानी कौशल नहीं कहा जाता। शैतानी कौशल के 3 नियम हैं। पहला, कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में न करें जिसकी शक्ति में आपसे बहुत अधिक अंतर हो। दूसरा, कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को अपने वश में न करें, अन्यथा आपको अपराधबोध होगा और बुरे विचार आएंगे जो अंततः आपको शैतान में बदल देंगे। तीसरा, कभी भी किसी को यह न जानने दें कि आपके पास ये शैतानी कौशल है, अन्यथा सच्चे मार्शल आर्टिस्ट आपको घेर लेंगे। बाई यूयो की बर्फीली आवाज सुनकर चेन जियांग का रंग और अधिक गंभीर हो गया। ये शैतान कौशल वास्तव में दुर्जेय है। आप दूसरों के शक्ति स्तर को जब्त कर सकते हैं, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह अक्सर इस शैतान कौशल का उपयोग करता है तो इससे उसकी साधना पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक बार इसे डालने के बाद आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने उनकी सभी अवशोषित सच्ची क्यूई को परिष्कृत कर लिया है। इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पूरी सच्ची क्यूई यथासंभव शुद्ध हो, अन्यथा आप दूसरी बार अवशोषित नहीं कर पाएंगे। बाई यूयू की आवाज ठंडी होने के साथ साथ गंभीर भी थी। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। इस शैतानी कौशल का प्रयोग करने के लिए उसे अपना दिल तैयार करना होगा। मैं अब इसे आप तक पहुंचाऊंगी। इस शैतान कौशल को डालते समय आपको सावधान रहना होगा कि कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए, और जैसे ही आप अन्य व्यक्ति को निगलेंगे वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब बाई यूयू बोल रही थी, उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उसके दिमाग में कुछ जानकारी भी स्थानांतरित की। ये जानकारी शैतान कौशल को निगलने की कास्टिंग विधि थी। इस कौशल के साथ अन्य शक्तियों को निगलना संभव है। हालांकि यह अभ्यास दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर यह बहुत गहरा भी है। इसलिए चेन जियांग इस गहन निगलने वाले शैतान कौशल को समझने के लिए बहुत उत्सुक था। वह इस कौशल के हर पहलू को देखना चाहता था। इस शैतानी कौशल को समझने की कोशिश मत करो, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, मेरे पास भी यह क्षमता नहीं है। ये शैतानी कौशल निर्माता एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने जो भी अभ्यास बनाया वह महान होने के साथ साथ भयावह भी था। बाई यूयू की आवाज में प्रशंसा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। चेन जियांग ने भी इस आदमी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। शैतान कौशल प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ब्लैक विंड गैंग के स्थान की ओर चलना शुरू कर देता है। ब्लैक विंड गैंग किंग सिटी में अंडरवर्ल्ड गिरोह में से एक है। हालांकि सतह पर यह साफ है, लेकिन वे किंग सिटी के अंदर चल रही बहुत सारी छायादार चीजों के लिए गुप्त रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने किंग सिटी में एक मुख्यालय भी स्थापित किया था। इससे चेन जियांग ने निर्धारित किया कि ब्लैक विंड गैंग के पास निश्चित रूप से किंग सिटी के अंदर एक संरक्षक है, और उन्हें संदेह था कि यह संरक्षक कोई और नहीं बल्कि याओ परिवार है।
याओ तियानहुआ और याओ परिवार के बुजुर्ग के गायब होने के बाद से अधिकांश अंडरवर्ल्ड गिरोह नष्ट हो गए थे, लेकिन ब्लैक विंड गिरोह अभी भी वहां था। इससे कोई भी आसानी से निर्धारित कर सकता है कि इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। ब्लैक विंड गैंग ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। चेन जियांग निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। चेन जियांग ने कुछ दूरी पर एक बड़ी हवेली देखी, जबकि अंदर से तेज आवाजें फूट रही थीं और वह उस दूरी पर भी इसे सुन सकता था। कुछ समय बाद चेन जियांग को आखिरकार याद आया कि कुछ दिन पहले ब्लैक विंड गैंग ने अपने नेता के 70वें जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी थी और यह जन्मदिन का भोज अब आयोजित किया जा रहा है। चेन जियांग का मुंह थोड़ा ऊपर उठा, जिससे एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। ब्लैक विंड गैंग ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा और उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें लगता है कि वे सफल हुए हैं। हालांकि यह नियम है कि किंग सिटी के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन निजी मामलों के लिए लड़ाई करना फिर भी संभव था। और उन्होंने चेन जियांग की हत्या करने की कोशिश भी की। इस समय ब्लैक विंड गैंग की हवेली का सामने का दरवाजा अचानक खुल गया और दर्जनों गार्ड अंदर से आए। जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग की पोशाक न तो शानदार थी और न ही शानदार, उन्होंने जल्दी से अपना पैर दूर रखा और पूछा, आप कौन हैं? चेन जियांग ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे कुछ भी नहीं थे। तिरस्कार भरी नजर से कहा, दान राजा हॉल के चेन जियांग। वे दर्जन भर गार्ड अचानक एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले ही चेन जियांग के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी नहीं देखा था। उन्होंने चेन जियांग के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज उनके नेता का जन्मदिन है। इसके अलावा ब्लैक विंड गैंग और याओ परिवार बहुत करीब हैं, और अब जब वह यहाँ दिखाई दिया है तो वे आसानी से उसके उद्देश्य का अनुमान लगा सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे प्रमुख ने तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया, एक गार्ड ने कहा। उसका स्वर न तो कठोर था और न ही कठोर। उसने हिम्मत नहीं की। आखिरकार चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में से एक 7वें दायरे का मार्शल कलाकार है। इससे भी अधिक वह सबसे कम उम्र के कीमियागरों में से एक है। उसकी स्थिति की तुलना चेन जियांग के साथ नहीं की जा सकती। एक गार्ड दौड़कर सूचना देने आया कि ये गार्ड इस तरह के मामले को संभालने में सक्षम नहीं है, और चेन जियांग चालाकी और नखरे दिखा रहा था। वह बस प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। बहुत देर बाद अंदर से शोर शांत हो गया। अपनी दिव्य भावना से उसने 5वें से 7वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के कई लोगों को इकट्ठा किया जो उसकी ओर आ रहे थे। चेन जियांग गुप्त रूप से चकित था। उसने नहीं सोचा था कि इस ब्लैक विंड गैंग के नेता का उस स्तर की ताकत वाले लोगों के साथ संपर्क था। अप्रत्याशित रूप से वह उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चेन जियांग अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे हुए प्रवेश द्वार के सामने बहुत आराम से खड़ा था। स्थिर दृष्टि से अंदर से उसकी ओर आ रहे आलीशान गाउन पहने लोगों के समूह को देख रहा था। ये लोग ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के दिखते हैं। चेन जियांग हालांकि काफी समय से किंग शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनका अन्य मार्शल आर्ट परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था। लेकिन वह अभी भी अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों की उन मार्शल आर्ट परिवार में अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिष्ठा और स्थिति होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ अपने परिवार के कुलपति होंगे। हर कोई उस गर्वीले और चुलबुले किशोर को देख रहा था। उसके चेहरे पर उस शांत भाव को देखकर वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि चेन जियांग केवल 16 साल का है और उनके परिवार के किशोर लड़के और लड़कियां भी उसके मुकाबले के नहीं हैं। चेन परिवार के युवा मास्टर, आज मेरा जन्मदिन है। अगर यह अचानक मामला नहीं है तो मैं अपने जन्मदिन का आनंद लेना चाहता हूँ। यदि संभव हो तो हम किसी और दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं। ब्लैक विंड गैंग का नेता एक जोरदार और स्वस्थ बुजुर्ग है। उसने जो काले चमड़े का लबादा पहना हुआ था वह उसे अधिक प्रतिष्ठित रूप दे रहा था, लेकिन जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखों की जोड़ी के माध्यम से सदमे का एक संकेत चमक गया। चेन जियांग ने भी उसकी आंखों में उस हैरान करने वाले भाव को भांप लिया और सोचते हुए मुस्कुराते हुए स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में कहा, चीफ हे, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। आज जब मैं बाहर से आ रहा था तो मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को ब्लैक विंड गैंग के सदस्य बता रहे थे और मैंने उन्हें मार डाला। ब्लैक विंड गिरोह के नेता के शिष्य ने तुरंत ही तीखे स्वर में पूछा, आपको कैसे पता कि वे ब्लैक विंड गिरोह के सदस्य नहीं थे? चेन जियांग ने अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया, मुस्कुराया और कहा, भले ही उनके पास 300 लोग थे, लेकिन फिर भी उन्हें मैंने मार डाला। मुझे लगता है कि ब्लैक विंड गैंग इतना कमजोर नहीं है। आज सुबह ही ब्लैक विंड गिरोह के नेता को सूचना मिली कि जंगल में आग लग गई है और उनके द्वारा भेजे गए उन 300 लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अब चेन जियांग को सुरक्षित और बिना किसी चोट के वापस देखकर मुखिया हे का दिल निराशा से डूब गया। चेन जियांग की बातें सुनने के बाद ब्लैक विंड गैंग के नेता के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं, क्योंकि वे सभी 300 लोग ब्लैक विंड गैंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन वह ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था कि वे उसके ब्लैक विंड गैंग के सदस्य थे। ब्लैक विंड गैंग के नेता के पीछे खड़े कई लोगों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उन्हें जरूर पता होगा कि ब्लैक विंड गैंग ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा है, इसलिए ये लोग याओ परिवार से ही होंगे। मैंने सही कहा ना, चीफ हे? कुछ लोग आपके गिरोह के सदस्य होने का नाटक कर रहे थे। वे आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते होंगे। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, मैं आपको ये जानकारी खुद देना चाहता था। इसे मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा समझिए। ब्लैक विंड गैंग के नेता की आंखें कांप उठीं। उनकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों भरे हुए थे, क्योंकि उन 300 लोगों का नेतृत्व उनके बेटे ने किया था और उनके बेटे ने कहा था कि वह और अन्य लोग उन्हें जन्मदिन के उपहार के रूप में चेन जियांग का सिर देना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उन सभी को चेन जियांग मार डालेगा।
चेन जियांग, ब्लैक विंड गैंग के नेता ने अचानक चिल्लाया। चेन जियांग ने चिल्लाहट सुनकर अपने कदम रोक दिए। चेन जियांग ने अपना सिर घुमाया, उदासीन भाव से और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पूछा, मुख्य ही क्या बात है? ब्लैक विंड गैंग के नेता की आवाज कांप रही थी। उसने अनिच्छा से अपने मुंह से 2 शब्द निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया और फिर चला गया। अध्याय 0045 जल्द ही खुल रहा है। अध्याय 45 जल्द ही खुल रहा है। अनुवाद एवं संपादन ऐश। किंग सिटी मार्शल टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 2 दिन बचे हैं, लेकिन याओ परिवार के प्रतिभाशाली याओ तियानहुआ के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसी वजह से पूरा याओ परिवार चिंता में डूबा हुआ है। याओ तियानहुआ याओ परिवार में पैदा हुए कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली बच्चों में से एक है। हालांकि वह कुछ हद तक घमंडी था, लेकिन याओ परिवार इसे स्वाभाविक मानता था। अब वह जीवित है या मर गया, यह अभी भी अज्ञात है और उनके पास कोई जानकारी नहीं है। चेन जियांग ब्लैक विंड गैंग हवेली से लौट आया, लेकिन उसने अपने पिता को दान राजा हॉल में नहीं देखा। दादाजी, मेरे पिता कहाँ हैं? चेन जियांग ने जल्दी से चेन लुजोंग से पूछा। अब वह ठीक है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह अब चेन परिवार में लौट आया है। वह चेन फुरोंग के खिलाफ हर शाखा परिवार को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है। चेन लुजोंग हंसते हुए बोला, आपके पिता आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। चेन फुरोंग ने चेन परिवार के नियमों और कानूनों को नष्ट कर दिया है। उसने न केवल मुखिया को घायल किया बल्कि चेन परिवार के मामलों में दखल देने की भी कोशिश की। इसके अलावा वह चेन परिवार के दुश्मनों की मदद भी कर रहा है। इसलिए चेन फुरोंग को चेन परिवार से निकाल देना चाहिए। चेन फुरोंग सिर्फ अपने स्वार्थी कारणों से चेन परिवार से निपटने के लिए याओ परिवार की मदद कर रहा है। पूरे चेन परिवार के सदस्य इस वजह से गुस्से में हैं और अब चेन तियानहु चेन फुरोंग को चेन परिवार का नंबर 1 दुश्मन मान रहा है। केवल इस समस्या से छुटकारा पाने के बाद ही चेन फुरोंग चेन परिवार को एकजुट कर पाएगा और दुर्जेय बन पाएगा। चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, दादाजी, चेन फुरोंग उन मार्शल आर्ट संप्रदाय के शिष्यों में से एक है। क्या हमारा चेन परिवार उस मार्शल आर्ट संप्रदाय के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार है? चेन लुजोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें। उन मार्शल आर्ट संप्रदाय के अंदर नियम है, अगर शिष्य कुछ परेशानी खड़ी करता है और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये किसी और की नहीं बल्कि शिष्य की गलती है। हम प्रतिष्ठित महान संप्रदाय के शिष्य की। वास्तव में वे केवल निम्न वर्ण हैं जिन्हें इन चीजों का प्रबंधन करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अगर यहाँ मारे गए तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में अपने शिष्यों को नियंत्रित करने के लिए नियम नहीं होते तो एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आसानी से सांसारिक दुनिया पर हावी हो सकता था और तब पूरी तरह से अराजकता फैल जाती। चेन जियांग को अब काफी आत्मविश्वास है। अगर ऐसा है तो उसे और कोई चिंता नहीं होगी। दादाजी, डैन किंग हॉल आखिरकार कल व्यापार के लिए खुल जाएगा। मेंग लाओ को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहें। जब आप वहां हों तो एक साथ पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में इसकी घोषणा करें। चेन जियांग ने उत्साहित स्वर में जोर से कहा। डैन किंग हॉल के पास पहले से ही बहुत सारी गोलियां हैं। इसके अलावा वे जब चाहें अपनी बिक्री को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा डैन किंग हॉल के अंदर कई कीमियागर हैं जो लगातार गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं और मेंग वो भी यहाँ है। इसलिए चेन जियांग काफी आश्वस्त है। चेन लुजोंग भी बहुत उत्साहित है। उसका बूढ़ा चेहरा खुशी से भरा है। उसके पास पहले से ही किंग शहर में अपनी पहचान बनाने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन चूंकि उसके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी इसलिए वह केवल वोहू शहर में ही रह सकता है। किंग सिटी में एक गोली की दुकान खोलने के लिए आपको बहुत मजबूत विरासत और ताकत वाले किसी व्यक्ति का समर्थन चाहिए। सूचना आग की तरह तेजी से फैल गई। सूचना फैलने से बहुत पहले ही हर कोई डैन किंग हॉल के बारे में बहुत चिंतित था। वे पहले से ही जानते थे कि यह चेन परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाता है और चेन और याओ परिवार एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। इसलिए दोनों बाजार को जब्त करने की कोशिश करेंगे और उनकी कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और परिणामस्वरूप वे सस्ते में गोलियां खरीदने में सक्षम होंगे, जो उन मार्शल कलाकारों के लिए एक अच्छी बात है जो बहुत अमीर नहीं है। याओ परिवार कई वर्षों से किंग शहर में अकेले गोलियां बेच रहा है। डेनेक्सियांग हर्बल मनो मुख्य रूप से आत्मा जड़ी बूटी बेचता है, इसलिए हर किसी के पास याओ परिवार से उच्च कीमत वाली गोलियां खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लंबे समय तक नहीं, और इससे उन्हें बहुत सारा पैसा बचाने की अनुमति मिल जाएगी। रात में चेन जियांग ने स्नान किया और शानदार कपड़े पहने। जब वह डेनेक्सियांग हर्बल मनो की ओर चल रहा था, जब वह उस आकर्षक मनो स्वामी के बारे में सोचता है तो चेन जियांग मदद नहीं कर सका और थोड़ा उत्साहित हो गया। अपने आगमन की सूचना देने के बाद चेन जियांग एक बार फिर हुआ यूयुन की सुगंध से भरे छोटे हॉल के अंदर आया। उसे आश्चर्य हुआ कि हुआ यूयुन पहले से ही यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। जब चेन जियांग ने उसकी मोहक आकृति देखी तो वह विस्मय से खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका। हुआ यूयुन ने बैंगनी शिफॉन से बनी एक पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसने कोई भी अंतर्वस्त्र नहीं पहना था। पोशाक उसके शरीर की विशेषताओं जैसे ज़ैड को रेखांकित कर रही थी। उसकी स्पष्ट और सुडौल छाती, पतली कमर, पतले पैर, उसकी हर हरकत किसी भी आदमी के दिमाग को जकड़ने और हिलाने में सक्षम थी। असंख्य तरीकों से चापलूसी करने वाली अन्य लोग खुद को छुड़ाने में भी सक्षम नहीं थे। चेन जियांग को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वह अपने कानों तक लाल हो गया। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। चेन युवा मास्टर, क्या छोटी मिस सुंदर है? हुआ यूयुन ने एक आकर्षक आवाज में एक शरारती हंसी के साथ पूछा। उसके ज़ैड जैसे पैर नरम गलीचे पर हल्के से चल रहे थे क्योंकि वह चेन जियांग की ओर चल रही थी। चेन जियांग ने गुस्से से अपनी लार निगल ली, फिर बैठ गया। उसने तुरंत अपने लिए एक कप चाय डाली और उसे एक ही सांस में पी गया।
जिससे उसके शरीर में एक पल पहले उठी गर्मी दूर हो गई और उसने उस आकर्षक हुआ यूयुन को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। चेन युवा स्वामी का अपने मन पर नियंत्रण बहुत प्रभावशाली है। ये छोटी मिस प्रशंसा से भरी है। यदि संभव हो तो छोटी मिस जीवन भर चेन युवा स्वामी की सेवा करने को तैयार है। मैं चेन युवा स्वामी की दासी बनना चाहती हूँ, हुआ यूयुन ने धीरे से कहा। पूरी तरह से ईमानदार लग रही थी, जैसे कि वह कोई झूठ बोलने में सक्षम नहीं थी। वह पहनने के लिए एक बर्फ सफेद रंग की पोशाक लेकर आए, जिसने पूरी तरह से उसके आकर्षक जैड जैसे संपूर्ण शरीर को ढक लिया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि चेन जियांग के सामने वह सिर्फ खुद को शर्मिंदा करेगी। वह लगभग नग्न अवस्था में एक आदमी के सामने खड़ी थी और केवल उसे थोड़ा सा ही लुभाने में सक्षम थी। फिर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जो हुआ यूयुन के लिए एक बड़ा झटका था। यूयुन, बड़ी बहन, कृपया इस छोटे भाई को छोड़ दें। इस छोटे भाई के साथ मजाक न करें। आप बहुत सुंदर और मजबूत हैं, इसलिए इस छोटे भाई को परेशान क्यों करें। चेन जियांग मुस्कुराया, क्योंकि इन दिनों डैनक्सियांग हर्बल मनो डैन किंग हॉल को सस्ते में जड़ी बूटियां बेच रहा है, इसलिए वह बहुत आभारी था। वह नहीं जानता था कि इस डैनक्सियांग हर्बल मनो के स्वामी का इस तरह का शौक था और वास्तव में युवा मासूम लड़कों को लुभाना पसंद था। हुआ यूयुन ने हल्के से मुंह बनाते हुए हल्की हुंफ के बाद कहा, चेन युवा स्वामी, मैं वास्तव में आपकी दासी बनना चाहती हूँ। मैं लंबे समय से आपके आकर्षण से आकर्षित हूँ और इससे दूर नहीं हो सकती। चेन जियांग को हुआ यूयुन की पहले कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। वह जानता था कि यह हुआ यूयुन का उद्देश्य है। इसका उसके आकर्षण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह केवल उसकी रसायन विद्या की प्रतिभा से मोहित है और चाहती है कि वह डैनशियांग ताओयुआन नामक रसायन विद्या आधारित संप्रदाय में दाखिला ले। चेन जियांग ने खोखली हंसी के साथ कहा, मैनर के मालिक हुआ, मेरी एक मंगेतर है और अगर मैं आपको अपनी नौकरानी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो वह छोटी लड़की निश्चित रूप से ईर्ष्या करेगी। मुझे पता है कि तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो। हुआ यूयुन के चेहरे पर आत्महीनता भरी मुस्कान थी। तुम यहाँ किस लिए आए हो। चेन जियांग ने नरक आत्मा घास का एक छोटा टुकड़ा निकाला और उसे हुआ यूयुन को देते हुए गंभीरता से कहा, यूयुन, दान राजा के महल को आपकी सहायता के लिए यह मेरा धन्यवाद है और मैं भविष्य में इस रिश्ते को जारी रखने की आशा करता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आप याओ परिवार को अपनी जड़ी बूटियां बेचें तो कीमत थोड़ी बढ़ा दें। हुआ यूयुन ने बिना किसी औपचारिकता के अंगूठे के आकार की उस नश्वर आत्मा घास को उठा लिया। हालांकि वह थोड़ी सी ही थी, लेकिन बहुत कीमती थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उसने कहा, चेन युवा स्वामी वास्तव में उदार हैं। ये छोटी बच्ची निश्चित रूप से आपके हर आदेश का पालन करेगी। अगर ये दानशियांग जड़ी बूटी हवेली मेरी होती तो मैं आपको सारी आत्मा जड़ी बूटियां मुफ्त में दे देती। चेन जियांग एक पल के लिए चौंक गया। उस तेजस्वी याओक्सिंग चेहरे को देखकर उसने मन ही मन उसे अपनी नौकरानी के रूप में लेने के बारे में सोचा, लेकिन वह चिंतित था कि इस महिला का कोई छिपा हुआ मकसद है। डैन किंग हॉल कल खुलेगा और इसका सारा प्रबंधन मेरे परदादा कर रहे हैं। मैं किंग सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। अगर आपको सुविधा हो तो क्या आप डैन किंग हॉल आकर हमारे बारे में प्रचार कर सकते हैं। चेन जियांग हंसे, कोई बात नहीं, कर दूंगी। इस बार हुआ यूयुन नौकरानी की तरह व्यवहार कर रही थी। चेन जियांग का सब्र टूट गया। उसने हुआ यूयुन से कई बेतुकी बातें की और फिर जल्दी से वहां से चला गया। चेन जियांग को दुम दबाकर भागते देख हुआ यूयुन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसने प्यार से कहा, सच में एक जिद्दी लड़का है। मेरे जानलेवा हमले से भी खुद को बचा सकता है। जितना ज्यादा वह भागना चाहता है उतना ही ज्यादा मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। चेन जियांग हमेशा की तरह अभ्यास करने के लिए बाहर आया था। उसका लक्ष्य चेन परिवार को इस राजा नगरी में बसाना और एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट कुलीन परिवार बनाना था। इसके बाद ही उसे राहत मिलेगी और वह उन बड़े संप्रदायों में जा सकेगा। दान किंग हॉल के बारे में उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि इसकी देखभाल व्यक्तिगत रूप से दान किंग मिंग बो और चेन लुझोंग कर रहे थे। साथ ही हुआ यूयुन भी इसे मौन रूप से समर्थन दे रही थी, इसलिए वह केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अध्याय 0046 नए दुश्मन और पुराने कर्ज। अध्याय 46 नए दुश्मन और पुराने कर्ज। चेन जियांग ने अभी अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए अब वह अपनी नई शक्ति को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इससे उसे भविष्य में एंगल्फिंग डेविल स्किल का प्रयोग और भी आसानी से करने में मदद मिलेगी। अगले दिन दोपहर को चेन जियांग जंगल से निकलकर किंग सिटी लौट आया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि डैन किंग हॉल की बिक्री कैसी चल रही है। चेन जियांग रास्ते में चलते हुए काफी दूर से डैन किंग हॉल देख पाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना व्यस्त होगा। उसे अजीब लगा, इसलिए वह जल्दी से उसकी ओर चल पड़ा। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी दुकान में गंदगी फैली हुई थी। चेन लुजोंग गुस्से से भर गया और दूसरों को सब साफ करने का निर्देश देने लगा। चेन जियांग को इस बात का पूरा यकीन था कि डैन किंग हॉल पर हमला हुआ था। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। चेन जियांग जल्दी से अंदर आया। चेन लुजोंग का पीला चेहरा देखकर उसने भौहें चढ़ाईं और पूछा, दादाजी, आप पर किसने हमला किया। चेन जियांग पूरी तरह से गुस्से में था। उसने तय किया कि जैसे ही वह चेन लुजोंग के मुंह से कोई नाम निकलवा लेगा, वह तुरंत जाकर बदला लेगा। वह उन्हें उनके किए की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। चेन फुरोंग ने मुझे घायल कर दिया और ब्लैक विंग गैंग के सदस्य ही दुकान को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों को भी घायल कर दिया। शुक्र है कि मेंग लाओ और दूसरे कीमियागर डैन को परिष्कृत करने के लिए एकांत में थे, इसलिए वे सब ठीक हैं। इतना कहने के बाद चेन लुझोंग ने जल्दी से चेन जियांग को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जब चेन जियांग को पता चला कि ब्लैकविंग गैंग ने ही ये सब किया है तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल पड़ा। उन्होंने न सिर्फ पहले उसे मारने के लिए हथियारे भेजे थे, जो कि एक कर्ज है जिसे चुकाना ही होगा, बल्कि अब तो उन्होंने दुकान पर भी हमला कर दिया। चेन जियांग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, दादाजी, मुझे जाने दीजिए। मुझे ब्लैकविंग गैंग का हमेशा के लिए खात्मा करना है। मैं जाकर पुराने हिसाब किताब और नए हिसाब किताब एक साथ निपटाऊंगा। आप जाइए और पिताजी को बता दीजिए कि उन्हें याओ परिवार के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अगर हमारे चेन परिवार को किंग सिटी में अपना दबदबा कायम रखना है तो हमें याओ परिवार को सबक सिखाना होगा और बाकी सभी ताकतों को डराना होगा। तुम अकेले जाना चाहते हो? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चेन लुजोंग ने कहा, नहीं, आपको पहले जाकर मेंग लाओ से बात करनी होगी। दान किंग हॉल खुला रहेगा। इस समय अगर कोई हमें परेशान करने आता है तो उसे बेरहमी से मार डाला जाएगा। ये कहकर चेन जियांग चली गई। हालांकि मेंग बो और चेन लुझोंग की व्यक्तिगत शक्ति चेन फुरोंग से अतुलनीय थी, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर लड़ते तो चेन फुरोंग को उन दोनों को हराने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। रास्ते में चेन जियांग ने डैन किंग हॉल के बारे में कई बातें सुनी। कई लोग बहुत निराश हुए। डैन किंग हॉल के दाम याओ परिवार के डैन हॉल से बहुत सस्ते थे और अगर वे डैन हॉल बेचने लगे तो याओ परिवार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए याओ परिवार डैन किंग हॉल को बंद करने के लिए दबाव डालना चाहता था। हालांकि इसका मतलब था कि इसमें कोई नैतिकता नहीं थी और तरीके बेहद क्रूर थे, फिर भी कोई इनके बारे में शिकायत नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि याओ परिवार किंग सिटी के ताकतवर लोगों में से एक है और कोई भी उनका दुश्मन नहीं बनना चाहता था। याओ परिवार, बस आप प्रतीक्षा करें और देखें कि मैं आपको कैसे नष्ट कर दूंगा। चेन जियांग का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया क्योंकि उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। ब्लैकविंग गैंग हवेली के प्रवेश द्वार पर कई गार्ड मौजूद थे। जब उन्होंने चेन जियांग को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम सब एक साथ चले जाओ। चेन जियांग ब्लैकविंग गैंग हवेली के प्रवेश द्वार पर भावशून्य खड़ा था। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, जो अचानक एक भिनभिनाती हुई नीली आभा से ढक गईं। उस नीली आभा के बीच एक के बाद एक बिजली चमक रही थी और एक भयानक चटकने की आवाज निकल रही थी। यह वाकई डरावना था। हर कोई मरना नहीं चाहता था। चेन जियांग की मुठ्ठियों से निकल रही सच्ची ची की विशाल मात्रा से वे सभी दंग रह गए थे। वे जानते थे कि चेन जियांग के सामने वे चींटियां मात्र थे, इसलिए वे तुरंत भाग गए। दरवाजा कसकर बंद था। चेन जियांग उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखों के सामने से बिजली चमक रही थी। चीखते हुए उसने अपनी दोनों मुट्ठियों में नीला ड्रैगन लाइटिंग ट्रू क्यूई घुमाया और फिर उन्हें जोर से उस दरवाजे की ओर फेंका। ऐसा लग रहा था मानो दो विशाल ड्रैगन दरवाजों पर जोरदार प्रहार कर रहे हों। बूम बूम बूम। वह मोटा दरवाजा पल भर में चूर्ण चूर्ण हो गया। धुआं फैल गया और वहां मौजूद सभी पहरेदार स्तब्ध रह गए। कांपते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अगर वहां उनका शरीर होता तो वह भी दरवाजे की तरह धूल में मिल जाता। यह नश्वर मार्शल क्षेत्र का 7वां स्तर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह ऑरा क्यूई थी। चेन जियांग को हवेली में प्रवेश करते देखकर एक गार्ड तुरंत आश्चर्य से चिल्लाया। अफवाहों के अनुसार चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से 7वें स्तर पर था। ये बर्दाश्त से बाहर था। सभी पहरेदारों ने चुपके से गहरी सांस छोड़ी। अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की होती तो उसकी मौत निश्चित थी। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही चेन जियांग का पूरा शरीर एक उड़ती हुई दुष्ट ची से ढक गया। वह वध हृदय का अभ्यास कर रहा था और अब उसकी सारी हत्या की भावनाएं उबल रही थीं। पहले से संचित सारी वध ची बाहर निकल आए, जिससे कई नौकर और दासियां डर गईं और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। लेटते ही उनका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। यही वध हृदय को इतना दुर्जेय बनाता है। केवल ची ही दूसरे पक्ष को रोकने में सक्षम है। ब्लैकविंग गैंग के साथ परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ कौन आया है? चेन जियांग ने चिल्लाहट सुनकर अपने कदम रोक दिए। डैन किंग हॉल के चेन जियांग, याओ परिवार के गुर्गों के मातहत, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पूरा ब्लैकविंग गैंग किंग सिटी से गायब हो जाए। चेन जियांग ने भारी स्वर में कहा। चेन जियांग ने सामने से प्रकाश की एक चमकती हुई किरण देखी। काफी दूर से एक व्यक्ति तलवार लिए हुए कूदता हुआ आया और उसके सिर पर निशाना साध रहा था। चेन जियांग ने बस तिरस्कार से खर्राटे लिए हल्के से हाथ हिलाया। उसके हाथ से एक नीला आभा, जो प्रकाश की आभा से भरपूर था, बेतहाशा फूट पड़ा। वह किसी तेज गति से दौड़ते हुए तारे की तरह हवा में उछलते हुए आदमी की ओर बढ़ा। बस एक धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। आदमी को रोने का भी मौका नहीं मिला और अचानक उसका पूरा शरीर खून के धुएं में बदल गया। प्रकाश आभा शक्ति बेहद भयावह है। हवा में तैरते खून के धुंध और टूटे हुए ब्लेड को देखकर ब्लैकविंग गैंग के कई सदस्य डर के मारे कांप उठे। उनके लिए ऐसा भयावह हमला पहली बार देखने को मिला था। सिर्फ एक वार से ब्लैकविंग गैंग का एक विशेषज्ञ चकनाचूर हो गया और हमले के बाद एक भी धातु का टुकड़ा नहीं बचा। चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। ऐसे विशेषज्ञों के कौशल शुरू से ही सामान्य नहीं होते और चेन जियांग साधना के लिए दिव्य व्यायामों का उपयोग कैसे करता रहा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा उसके पास पंचतत्वों से युक्त सच्ची क्यूई भी है। तुम मेरे जाल में फंस गए चेन जियांग।
आज मैं तुम्हें यहाँ से एक भी टुकड़ा नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरे बेटे को मार डाला है और मैं उसकी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हारा सिर। कुछ ही देर बाद एक नाराजगी भरी आवाज आई। चेन जियांग एक बड़े बगीचे के बीच में खड़ा था। वह चारों ओर से काले वस्त्र पहने लोगों से घिरा हुआ था। तभी ब्लैक विंड गैंग का नेता प्रकट हुआ और उसके बगल में कुछ लोग आलीशान पोशाक में खड़े थे। चेन जियांग को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा नगर के गवर्नर हुआ गाओयुन वास्तव में वहां मौजूद थे। उनके बगल में एक अकेला किशोर खड़ा था, शायद उनका बेटा ही होगा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, तो आपके बेटे को मुझे मारने की इजाजत है, लेकिन मुझे उसे मारने की इजाजत नहीं है। और तो और वो अपने साथ 300 लोगों को भी लाया था, फिर भी उसे मैंने ही मारा। वो तो बस कूड़े का एक बड़ा ढेर थे, उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, सिर्फ वो खुद। अफवाहों के लायक चेन परिवार के युवा स्वामी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको अपने परिवार की स्थिति के बारे में पता ही न हो? आपके व्यभिचारी पिता घायल हो गए हैं और डैन किंग हॉल नष्ट हो गया है, फिर भी आप यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? आप तो बस मौत चाहते हैं। गोल्डन हुआफू पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्य किया और पलटकर जवाब दिया। चेन जियांग का शरीर कांप उठा जब एक मनमोहक प्रकाश की आभा बाहर निकली। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं और उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? मेरे पिता तो बिल्कुल बेकार हैं। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कहा? इस महान गुरु का नाम याद रखिए, वांग यूशान। मैं वांग परिवार का मुखिया हूँ। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गर्व से कहा। वांग परिवार किंग सिटी के मार्शल आर्ट परिवारों में से एक है, लेकिन चेन जियांग को उनसे कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन बदले में किंग सिटी के बाहर के परिवार उनकी नजरों में भी नहीं आते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने चेन परिवार पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो याओ परिवार के जूते चाटने वाले कुत्तों का एक परिवार ही था। मैं तो तुम्हें कोई खतरा भी नहीं समझता, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। ये तुच्छ परिवार याओ परिवार की चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात उसे ज्यादा हैरान नहीं कर रही थी। छोटे कमीने, वांग परिवार का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें जरूर बर्बाद कर दूंगा। वांग येशान गुस्से से भर गया। हालांकि चेन जियांग का भाषण भद्दा था, फिर भी सच था। अध्याय 0047 नष्ट। अध्याय 47 नष्ट। वांग येशान दहाड़ा और उसका शरीर सुनहरी आभा से घिर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर आग से जल रहा हो। यह वांग परिवार की अनूठी राजा सच्ची ऊर्जा थी, जिससे अतुलनीय रूप से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वांग येशान ने कुछ कदम बढ़ाए और फिर अपनी सुनहरी मुट्ठी को हवा में उछालकर चेन जियांग की ओर वार किया। एक जोरदार गर्जना के साथ ही ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही वह ऊर्जा सीधे चेन जियांग के चेहरे पर जा लगी। आभा से भरा प्रहार आगे बढ़ता हुआ गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा और पीछे धमाकों की एक ऐसी श्रृंखला छोड़ गया जिससे आसपास के सभी पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गए। एक गहरी खाई बन गई, मानो अभी अभी जमीन जोती गई हो। ये देखकर भीड़ कांप उठी। अगर किसी पर इतनी जोर से प्रहार होता तो वह चूर्ण चूर्ण होकर रह जाता। केवल इस स्तर की शक्ति के साथ आप कुलपति होने का दावा करने की हिम्मत करते हैं। मेरे पिता अपनी पीठ के पीछे एक हाथ से आपको कुचल सकते थे। चेन जियांग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी बांह को जोर से लहराया, जिससे आने वाली क्यूई आभा पर तुरंत प्रहार हुआ और वह नष्ट हो गई। हर कोई सदमे की अनुभूति से बच नहीं सका। चेन जियांग ने बस अपना हाथ हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो, लेकिन इसके बजाय वह भयावह क्यूई आभा हैरान दर्शकों के सामने आसानी से बह गई। चेन जियांग की क्यूई आभा उसके हाथ के एक झटके से ही बाहर निकल आए और वह वांग येशान के वार को पूरी तरह से नाकाम करने में कामयाब रहा। यह अपने आप में इस बात का निर्विवाद प्रमाण था कि चेन जियांग की क्यूई आभा वांग येशान की क्यूई आभा से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। चेन जियांग के हाथ के एक हल्के से इशारे से ही वांग येशान का आत्मविश्वास और अहंकार हवा में उड़ गया। इससे उसे संदेह हुआ कि क्या उसकी ची आभा अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पा रही है, लेकिन अपनी ची आभा से बनी खाई को देखकर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। जब उसने इस बारे में दोबारा सोचा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह चेन जियांग की अपार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय वांग येशान और बाकी सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। पलक झपकते ही चेन जियांग भयानक गति से वांग येशान के सामने आ पहुंची, जिससे एक बार फिर सभी लोग चौंक गए। वांग येशान के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और देखा कि एक भुजा नीले रंग की सच्ची ऊर्जा से ढकी हुई है। वह भुजा उनके पेट को भेदते हुए उनकी पीठ से बाहर निकल आई थी। ट्रूची अभी भी उसकी बाह पर लिपटी हुई थी, जिससे उस क्रूर हमले का एक भी खून का धब्बा बाकी नहीं दिख रहा था। अपने सामने पीले पड़े वांग येशान को देखते हुए चेन जियांग ने ठंडे लहजे में कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह मामला मेरे और ब्लैक विंग गैंग के बीच का है। तुमने हमारे बीच आकर खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। अभी के लिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ और तुम्हें हमारे चेन परिवार की असली ताकत देखने देता हूँ। वांग येशान चेन जियांग की ताकत देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अंत में कुछ लोगों की मदद से वह अनिच्छा से रेंगते हुए ब्लैक विंड गैंग के महल से बाहर निकल गया। चेन जियांग ने अपनी निगाहें ब्लैक विंड गैंग के नेता पर टिका दीं। उसकी आंखों में नीली बिजली चमक रही थी और उसके पूरे शरीर से वध ऊर्जा निकलने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर घुमाते हुए आखिरकार उसकी नजर ब्लैक विंड गैंग के नेता पर पड़ी। चेन जियांग ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम में से कोई भी उन मामलों में दखल देता है जिनमें तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे दोष मत देना।
तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है और मैं कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरी शक्ति व्यर्थ जाए। गवर्नर हुआ गाओयुन नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी समग्र शक्ति वांग येशान से कहीं अधिक थी, लेकिन चेन जियांग के प्रदर्शन और कौशल को देखकर हुआ गाओयुन बेहद दुविधा में पड़ गए। भले ही वे चेन जियांग का सामना करें और किसी तरह जीत भी जाएं, हुआ गाओयुन को पूरा यकीन था कि वे बिना किसी चोट के बच नहीं पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से उसके लिए फायदेमंद नहीं होता और वह इस बात को साफ तौर पर समझ सकता था, वरना वह कभी किंग सिटी का गवर्नर नहीं बन पाता। उसने देखा कि ब्लैक विंड गैंग के नेता ने एक अपार क्षमतावान युवा कीमियागर को नाराज कर दिया है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था, यहाँ तक कि चेन परिवार के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता था। बिना किसी देरी के हुआ गाओयुन अपने बेटे को लेकर तुरंत वहां से चला गया। जहां तक ब्लैक विंड गैंग के नेता की बात है, वह इस घटना को रोक नहीं सका, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि आज के बाद किंग सिटी में ब्लैक विंड गैंग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वह बस चुपचाप खड़ा देखता रहा कि उसके बुलाए हुए सभी लोग एक एक करके चले जा रहे हैं। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने हमला करने और उन्हें रुकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। उस पर एक साथ हमला करो, वह तो बस एक ही व्यक्ति है। ब्लैक विंड गैंग का नेता चिल्लाया और एक लंबा काला भाला लेकर चेन जियांग की ओर दौड़ा। एक क्रोधित अजगर की तरह चेन जियांग ने भयंकर दहाड़ लगाई और शक्तिशाली ची आभा की तरंगें चेन जियांग से ही उत्पन्न होकर बाहर की ओर फैल गईं। जहां भी वे गईं, केवल विनाश ही फैला। जिन ईंटों को वे छूकर गुजरीं, वे चूर चूर हो गईं। बगीचे में लगे फूल और पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उन पर हजारों तलवारें चल पड़ी हों। बगीचे में मौजूद सभी लोग दर्द से चीखने लगे और उनके सातों घावों से खून बहने लगा। जैसे जैसे उनके शरीर पर एक के बाद एक लगातार घाव उभरते गए, पूरा समूह तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। चेन जियांग के इस कदम से ध्वनि के साथ साथ आभा क्यू का जबरदस्त विस्फोट हुआ। हालांकि ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमले की शक्ति और सीमा भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। केवल ब्लैक विंड गैंग का नेता ही बचा था। उसके ब्लैक विंड गैंग के 1000 से ज्यादा सदस्य अब जमीन पर मृत पड़े थे। यह अविश्वसनीय था कि उन्हें सिर्फ एक 16 साल के किशोर ने मार गिराया, जिसके पास इतनी खतरनाक और भयानक ट्रू क्यूई थी। ब्लैक विंड गैंग के नेता का दिल भय से कांप उठा। अब उसे पता चला कि उसने किस तरह के व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया था। हा 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 हा, ब्लैक विंड गैंग का लीडर अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? चेन जियांग ने धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि याओ परिवार तुम्हारे चेन परिवार को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा पूरा चेन परिवार नष्ट हो जाएगा। काले पवन गिरोह के नेता ने गंभीर मुस्कान के साथ जवाब दिया। पलक झपकते ही चेन जियांग उसके सामने आ गया। अपनी प्रबल वास्तविक ऊर्जा को बाहर निकालकर उसे ऊर्जा आभा में परिवर्तित किया और एक जोरदार मुक्का मारा। काले पवन गिरोह का नेता एक गुड़िया की तरह उड़ गया और दूर क्षितिज पर एक घर से जा टकराया। चेन जियांग तेजी से उसकी ओर दौड़ा। घर में घुसते ही उसने काली हवा गिरोह के नेता का सिर पकड़ लिया और मन ही मन चिल्लाया, शैतान को निगलने का कौशल। इस ब्लैक विंड गैंग का नेता नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। उसके शरीर में ट्रू क्यूई की मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका सामना चेन जियांग से था। इस राक्षस के सामने ब्लैक विंड गैंग का नेता पूरी तरह से असहाय और कमजोर था। जैसे ही चेन जियांग ने पहली बार शैतान को निगलने का कौशल का प्रयोग किया, उसने महसूस किया कि उसकी बाह में बड़ी मात्रा में सच्ची ची उमड़ रही है और सीधे उसके शरीर की ओर बढ़ रही है। ये सच्ची ची बहुत दमनकारी थी और उसके शरीर में घूम रही थी। इस पूरी प्रक्रिया से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन यह असहनीय नहीं थी। ब्लैक विंड गैंग का नेता निराशा से चीख उठा। उसका दिल अंतहीन निराशा में डूबा हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन जियांग सचमुच उसके शरीर के भीतर छिपी सच्ची क्यूई को बाहर निकाल सकता है और फिर उसे अवशोषित कर सकता है। ये युद्ध कौशल बेहद भयावह था। अगर किसी धार्मिक संप्रदाय को इसके बारे में पता चल गया तो वे निश्चित रूप से चेन जियांग का शिकार कर लेंगे। चेन जियांग ने अमर और शैतानी तालाब में अपने शरीर को परिष्कृत किया था। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और मेरिडियन सभी अतुलनीय रूप से मजबूत थे। ये वास्तव में सच्ची क्यूई के इस अचानक उभार को झेलने के लिए पर्याप्त था, जिससे उसका शरीर फटने से बच गया। यही कारण था कि बाई यूयू ने उसे ये शैतानी कौशल सिखाने का साहस किया था, क्योंकि इस तकनीक के लिए बहुत मजबूत शरीर की आवश्यकता थी। कुछ ही पलों में चेन जियांग ने काली हवा गिरोह के नेता की कड़ी मेहनत से विकसित की गई सच्ची ची को पूरी तरह से छीन लिया। परिणामस्वरूप काली हवा गिरोह के नेता की कुछ ही देर बाद मृत्यु हो गई। चेन जियांग भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वह इस अत्याचारी सच्ची ची को दबाना और उस पर नियंत्रण करना चाहता था, वरना बहुत परेशानी होती। इस समय चेन जियांग ब्लैक विंड गैंग को लूटने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ब्लैक विंड गैंग के नेता के शरीर को भस्म करने और जल्दी से वहां से निकल जाने की जल्दी में था। अगर कोई याओ परिवार का विशेषज्ञ आ जाता तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, और उसे इस सच्ची क्यूई को पूरी तरह से परिष्कृत करने की भी जल्दी थी। वर्तमान में उसकी शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर के बराबर थी। शक्ति के इस स्तर तक पहुंचना अपने आप में बहुत भयावह था। ज्ञात हो कि पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में केवल कुछ ही मार्शल कलाकार नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच पाए थे। डैन किंग हॉल के पिछवाड़े में चेन जियांग आया और जल्दी से जमीन के नीचे एक निजी कमरे में घुस गया। जब चेन लुजोंग ने चेन जियांग का गरिमा में रंग रूप देखा तो उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर मेन बो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में न गया होता तो डैन किंग हॉल नष्ट न होता। ब्लैक विंड गैंग का नाश हो गया था। ये खबर जल्द ही पूरे किंग सिटी में फैल गई।
सुबह सुबह वे दान किंग हॉल में उपद्रव मचाने गए थे, लेकिन उसी दोपहर पूरे गैंग का सफाया हो गया। इतना ही नहीं, ये सब अकेले चेन जियांग ने ही किया था। किंग सिटी के सभी निवासी चेन जियांग की ताकत देखकर दंग रह गए और अब उन्हें चेन जियांग की ताकत का एक नया एहसास हुआ। हालांकि कई लोगों की मौत हो चुकी थी, फिर भी कोई इन मामलों पर ध्यान देने के लिए आगे नहीं आया, न ही किसी ने हस्तक्षेप करने की इच्छा जताई। हालांकि शाही महल में सम्राट मौजूद थे, फिर भी उन्होंने इन शक्तिशाली व्यक्तियों को उकसाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे इन युद्धकला विशेषज्ञों की दुर्जयता से भलीभांति परिचित थे। अध्याय 0048 दिव्य शक्ति क्षेत्र। अध्याय 48 दिव्य शक्ति क्षेत्र। हालांकि ब्लैक विंड गैंग का सफाया हो गया था, लेकिन याओ परिवार में कोई हलचल नहीं थी। ये सर्वविदित था कि ब्लैक विंड गैंग याओ परिवार के चाटुकार थे। कई लोगों का अनुमान था कि याओ परिवार आगामी किंग सिटी के मार्शल टूर्नामेंट की तैयारियों में व्यस्त था, साथ ही अपने लापता याओ परिवार के मुखिया और प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश में भी लगा हुआ था। डैन किंग हॉल को शीघ्र ही उसकी पुरानी शान में वापस लाया गया और वह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार था। ब्लैक विंग गैंग के खात्मे के बाद किंग सिटी के सभी नागरिक डैन किंग हॉल की ताकत देखकर दंग रह गए। अब हर कोई डैन किंग हॉल में गोलियां खरीदने के लिए उमड़ रहा था, क्योंकि उनकी गोलियां याओ परिवार की गोलियों से कहीं सस्ती थीं, जिसके चलते जल्द ही उनकी दान की दुकानों की बिक्री में भारी गिरावट आई। अधिकांश ग्राहक मार्शल आर्टिस्ट थे जो न तो बहुत धनी थे और न ही उनका कोई बड़ा अनुभव था। वे दान खरीदने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पैसे कमाते थे, इसलिए वे सस्ते दाम पर बेचने वाले किसी भी विक्रेता को चुन लेते थे। इसके अलावा दान किंग हॉल का प्रबंधन दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दान किंग द्वारा किया जाता था, जिससे इन लोगों को खरीदारी करते समय अधिक निश्चिंतता महसूस होती थी। बिक्री का अधिकांश हिस्सा निम्न श्रेणी के आम आदमी के लिए बने डैन का था। मध्य श्रेणी के आम आदमी के लिए बने डैन की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि वे बहुत महंगे थे। उच्च श्रेणी के आम आदमी के लिए बने डैन की बिक्री सबसे कम रही, क्योंकि वे आम आदमी की सामर्थ्य के नहीं थे। डैनशियांग हर्बल मैनर से लगातार सस्ती जड़ी बूटियां मिलने के कारण डैन किंग हॉल काफी पैसे बचाने में कामयाब रहा। इसके अलावा भले ही डैन किंग हॉल ने बहुत मुनाफा कमाया हो, चेन शियांग को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था और सारा मुनाफा डैन किंग हॉल के इस्तेमाल के लिए ही बचा था। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी चेन डियांग ब्लैक विंग गैंग के नेता से हाल ही में जबरदस्ती छीनी गई और ग्रहण की गई सच्ची ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था। ये सच्ची ऊर्जा बहुत ही अशुद्ध थी। इसे शुद्धतम रूप में बदलने के लिए चेन डियांग को कई अशुद्धियों को दूर करना पड़ा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। चेन जियांग का दांतियान सच्ची ऊर्जा से भरा हुआ था और वह वर्तमान में लगातार उस सच्ची ऊर्जा को संपीड़ित कर रहा था, जिससे उसका दांतियान अधिक से अधिक सच्ची ऊर्जा को संग्रहित कर सके। साथ ही साथ नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। ताई ची दिव्य अभ्यास का संचालन करते हुए चेन जियांग के दांतियान में स्थित ताई ची यिन और यांग आरेख तेजी से घूमने लगा। वास्तविक ची निरंतर ताई ची आरेख में प्रवेश कर रही थी, जो शीघ्र ही 5 तत्वों में विभाजित हो गई और 5 वास्तविक ची भंवरों में परिवर्तित हो गई। नश्वर मार्शल क्षेत्र का 8वां स्तर दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी दिव्य भावना और सच्ची क्यूई को एक साथ मिला सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सच्ची क्यूई अपनी एक आत्मा के साथ विकसित होती है और जो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। उनकी आभा भी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर की तुलना में बहुत अधिक प्रबल, कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। 8वें स्तर पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले प्रबल सच्ची ची और प्रबल दिव्य बोध होना आवश्यक है। चूंकि चेन जियांग ने ब्लैक विंग गैंग लीडर की समस्त सच्ची ची को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि चेन जियांग की कुल सच्ची ची काफी प्रबल थी। साथ ही अमर और शैतानी कुंड में अपने शरीर के शुद्धिकरण के बाद उसकी आत्मा असाधारण रूप से प्रबल हो गई थी। चूंकि उसकी वर्तमान दिव्य बोध को कमजोर नहीं माना जा सकता था, इसलिए जैसे ही वह अपनी दिव्य बोध और सच्ची ची को एक साथ मिलाने की विधि समझ लेता, वह सफलता प्राप्त कर लेता। नश्वरीय युद्ध क्षेत्र को 10 चरणों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक चरण में प्रवेश करना एक विशाल बंद द्वार को खोलने जैसा था, जिसे हर चरण में शारीरिक बल से खोलना पड़ता था। इसके लिए न केवल एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती थी, बल्कि कुछ विशेष युक्तियों को समझना भी आवश्यक था। फिलहाल चेन जियांग के पास पर्याप्त शक्ति थी, उसे बस अपनी वास्तविक ऊर्जा और दिव्य चेतना को एकीकृत करने का तरीका समझना था। जैसे ही वह इसे समझ लेगा, वह उस द्वार को खोलकर नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर दिव्य शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ताई ची दिव्य व्यायाम के अभ्यास से वह धीरे धीरे इस दिव्य व्यायाम के गहन रहस्यों को समझ रहा था। चेन जियांग की सच्ची ची और दिव्य भावना धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गईं। अदृश्य दिव्य भावना रंगीन सच्ची ची के साथ मिल गई। ये 2 शक्तिशाली शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गईं, मानो चेन जियांग के शरीर में कुछ फूट पड़ा हो। अनंत शक्ति निरंतर एक सतत धारा में उभर रही थी और उसकी मेरिडियन मांसपेशियों और हड्डियों को प्रभावित करती रही। धड़ाम! चेन जियांग के मन में अचानक एक ध्वनि गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी द्वार खुल गया हो। एक स्थिर लेकिन तीव्र धारा के रूप में शक्ति का एक अनंत प्रवाह इस द्वार से उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, 2 सफेद किरणें निकलीं और उसके शरीर पर छाई सुनहरी धुंध धीरे धीरे छट गई। इस समय उसकी आंखें साफ हो गईं। वह जमीन पर उड़ते धूल के छोटे छोटे कणों को साफ देख सकता था। वह हर तरफ से आती दूर की आवाजें साफ सुन सकता था, लेकिन उसे नहीं लगा कि कोई शोर है। वह साफ पहचान सकता था कि हर आवाज क्या है, हर व्यक्ति उन अव्यवस्थित शोरों के बीच क्या कह रहा है।
सबसे नाजुक समय में चेन जियांग ने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। वह 17 वर्ष का होने ही वाला था। किंग सिटी का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हर दशक में एक बार आयोजित होता था। इस भव्य टूर्नामेंट में केवल 20 वर्ष या उससे कम आयु के लोग ही भाग ले सकते थे। इस बार इसका आयोजन याओ परिवार द्वारा किया गया था और अमर पर्वतों के मार्शल आर्ट संप्रदायों के कई विशेषज्ञों द्वारा इसकी देखरेख की गई थी। जो भी पूरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता उसे न केवल उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन मिलता, बल्कि उसे किसी भी मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश करने की योग्यता भी प्राप्त होती। ये सभी के लिए बहुत आकर्षक पुरस्कार थे। ये जान लीजिए कि स्पिरिट लेवल डैन पहले से ही बेहद महंगे थे। दरअसल ये आमतौर पर बिकते नहीं थे जिन्हें इनकी जरूरत होती थी। उन्हें खुद किसी कीमियागर से इसे रिफाइन करवाना पड़ता था। डैन को रिफाइन करने में हमेशा ही असफलता का खतरा बना रहता था और इसके अलावा यह एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन था। प्रत्येक सच्चे तत्व दान में शुद्ध सच्ची ची की प्रचुर मात्रा होती थी। अपने भीतर की ऊर्जा को ग्रहण करने और परिष्कृत करने के बाद दान को अवशोषित करने वाला व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ची को अवशोषित करने की लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरे बिना आसानी से बड़ी मात्रा में सच्ची ची प्राप्त कर सकता था। ये वास्तव में एक अद्भुत दान था जो व्यक्ति की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था। किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए कई लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कुछ ही लोग कठोर परीक्षाओं में पास हो पाए। दरअसल कुल मिलाकर सिर्फ 40 लोग ही थे। इससे पता चलता है कि पूरे किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए कितनी कड़ी शर्तें रखी गई थीं। परीक्षा के दौरान चेन जियांग को आसानी से सर्वोच्च अंक मिल गए। उसकी मुट्ठी ने ताकत मापने वाले पत्थर को चूर चूर कर दिया था। पत्थर भी उसकी असली ताकत नहीं माप पाया। हालांकि अभी तक किसी ने भी चेन जियांग के आने की भनक तक नहीं लगाई थी। याओ परिवार का मैदान मानो पहाड़ और इंसानों से भरे समुद्र जैसा था। 6 फुट ऊंचे और 20 फुट व्यास वाले गोल युद्ध मंच के चारों ओर लोगों का एक विशाल समुद्र था। भीड़ के ऊपर कुल 29 लड़के लड़कियां खड़े थे। चेन जियांग अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने सुना है कि 2 दिन पहले उसने ब्लैक विंड गैंग का सफाया कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह घायल हो गया हो और आ न सके? भीड़ के भीतर से एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। सबसे ज्यादा संभावना यही है, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक विंड गैंग का लीडर 7वें स्तर का मोर्टल मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसके अलावा चेन जियांग काफी युवा है। बहुत संभव है कि वे दोनों आपस में घायल हुए हों। किसी और ने जवाब दिया। पिछले 2 दिनों से चेन जियांग को दान किंग हॉल में किसी ने नहीं देखा। लगता है वह सचमुच नहीं आ सकता। कितना दुख की बात है, एक व्यक्ति ने आह भरी। टूर्नामेंट देख रहे सभी लोग चेन जियांग के आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। कई लोग बहुत निराश हुए, जिससे मंच पर मौजूद घमंडी समूह बहुत दुखी हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्शकों को लग रहा था कि चेन जियांग आकर आसानी से पहला स्थान हासिल कर लेगा। जब हर कोई चेन जियांग के बारे में बात कर रहा था, तभी काले लबादे में लिपटा एक व्यक्ति, जिसकी भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, दृढ़ संकल्प के स्पष्ट भाव के साथ मंच की सीढ़ियों पर चढ़ गया। शांत और आकर्षक लड़के को धीरे धीरे मंच पर आते देख पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर चीखों की लहरें गूंज उठीं। चेन जियांग आखिरकार आ ही गया था, जिससे पूरी भीड़ उत्साहित हो गई थी। मंच पर 40 लड़के लड़कियां मौजूद थे। फिर भी चेन जियांग ने अपने पहनावे से उन सबको पीछे छोड़ दिया। उसने साधारण काली टाइट्स पहनी हुई थी, जबकि बाकी सब आलीशान कपड़े पहने हुए थे। लेकिन स्वभाव और शारीरिक बनावट दोनों में ही वे चेन जियांग से कहीं कमतर थे। चेन जियांग एक बेहद परिपक्व और स्थिर व्यक्ति का आभास दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुल मिलाकर बाकी लड़के लड़कियों का रवैया घमंडी था। उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था और वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो भीड़ उनसे नीची हो। इससे देखने वाले सभी लोग नाखुश थे, जबकि चेन जियांग को देखकर सभी को सहजता महसूस हो रही थी। अध्याय 0049 लेंग युलान। अध्याय 49 लेंग युलान। चेन जियांग ने अभी अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश किया था और उसकी दैवीय चेतना पहले से ही काम आ रही थी। वह बता सकता था कि टूर्नामेंट के मंच पर वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनमें से एक लगभग 20 वर्ष का लड़का था जो सुनहरी आभा से घिरा हुआ था। दूसरी लड़की बेहद खूबसूरत थी, जिसके मुलायम सफेद बाल पोनीटेल में बंधे थे। दुबली पतली, वह बेहद सुंदर और परिपक्व लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ ठंडी और अभिमानी भी। दरअसल उसने चेन जियांग जैसे ही कपड़े पहने थे, काली टाइट्स जो उसकी आकर्षक काया को उभार रही थीं। हालांकि उसके पहनावे की गुणवत्ता चेन जियांग के पहनावे से कहीं बेहतर थी। अपने अनोखे सफेद बालों, परिपक्व रूप, आकर्षक कद काठी और बेहद खूबसूरत लेकिन ठंडे और अभिमानी चेहरे की वजह से ये लड़की सबका ध्यान खींच रही थी। यहाँ तक कि चेन जियांग ने भी कई बार उसकी तरफ देखा। नियम घोषित किए जा रहे हैं। पहला दौर आज होगा। 40 लोगों को 5-5 के 8 समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह का विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाया। वह याओ परिवार का मुखिया था। एक समय में 5 लोग मंच पर लड़ेंगे। जो अंत तक खड़ा रहेगा वही समूह का विजेता होगा और आगे बढ़ेगा। नियम काफी सामान्य थे। 5 लोग मंच पर एक बैटल रॉयल में लड़ेंगे। एक दूसरे को एक एक करके बाहर करते जाएंगे और अंत में जो खड़ा रहेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। याओ परिवार के मुखिया ने टूर्नामेंट के नियमों को समझाते हुए मुख्य रूप से कहा कि उन्हें गंदी चालों और हथकंडों का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन हत्या करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद 8 समूह शीघ्र ही गठित हो गए और चेन जियांग को 7वें स्तर के 2 नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासकर्ताओं में से किसी के साथ समूह में नहीं रखा गया।
उसके समूह में 4 लड़के थे जिनकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष थी और वे छठे नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिखर पर थे। ऐसा लग रहा था कि वे अगले स्तर पर पहुंचने ही वाले हैं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि याओ परिवार ने जानबूझकर उसे ऐसे समूह में रखा था ताकि वह टूर्नामेंट के पहले दौर में ही बाहर हो जाए। इस दौरान चेन जियांग को 7वें स्तर की 2 नश्वर मार्शल क्षेत्र साधिकाओं की पहचान भी पता चली। उस लड़की का नाम लेंग युलान था और वह दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेनापति की बेटी थी। परिपक्व दिखने के बावजूद वह केवल 14 साल की थी, जिससे चेन जियांग मन ही मन गुर्राया। दूसरे किशोर का नाम सोंग नानमिंग था। वह सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था। मूलतः वह दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का युवराज था। इस वर्ष वह 20 वर्ष का हुआ था और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर था। उसकी अंतर्निहित प्रतिभा भी अच्छी थी, लेकिन चेन जियांग की राय में लेंग युलान की तुलना में यह अभी भी कमजोर थी, क्योंकि वह केवल 14 वर्ष की थी। चेन जियांग का समूह सबसे आखिर में लड़ा, लेकिन सबसे असंतुलित भी था। चेन जियांग की उम्र तो 16 ही थी, साथ ही समूह के बाकी सदस्य 19 या 20 साल के थे। ये बात सभी को स्पष्ट थी कि यह जानबूझकर किया गया था। अगर एक करके लड़ाई होती तो चेन जियांग के जीतने की संभावना सबसे अधिक होती, लेकिन अगर पांचों लोग इस हाथापाई में एक दूसरे से भिड़ते तो चेन जियांग की हार निश्चित थी। अगर यह पहले की बात होती, जब चेन जियांग केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, तो शायद वह थोड़ा चिंतित होता, लेकिन अब वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और उसके पास कहीं अधिक शक्ति थी। केवल अपने पैरों को जमीन पर पटकने से ही उसका बल्क पूरा मैदान हिला सकता था। इसके अलावा दिव्य अभ्यास और उसकी 5 तत्वों की सच्ची ऊर्जा के बल पर उसकी शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा के बराबर थी। चेन जियांग को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि 7वें स्तर में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच जाएगा। ये सब बाय यूयू द्वारा सिखाए गए शैतान को निगलने का कौशल की बदौलत था। उस समय उसे शैतानी कौशल के खतरनाक आकर्षण का भी एहसास था। चेन जियांग दर्शकों के बीच खड़ा होकर टूर्नामेंट के मंच पर लड़ रहे पहले 5 खिलाड़ियों को देख रहा था। वह उनकी युद्ध शैलियों का अवलोकन कर रहा था और जब भी वे अपने मार्शल कौशल का प्रयोग करते, उसकी आंखें चमक उठतीं। अपनी असाधारण दिव्य चेतना के कारण वह उनकी नसों में प्रवाहित हो रही सच्ची ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस प्रकार सामान्य लोगों के विपरीत चेन जियांग के लिए उनकी तकनीकों को सीखना और चुराना बहुत आसान था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह आसानी से अनुकरण कर भविष्य में उपयोग कर सकता था। सभी 5 लोग मंच के बीचों बीच डटे हुए थे। कोई भी किनारे पर लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही कोई बाहर निकलता उसे बाहर कर दिया जाता। इस समय वे मंच के बीचों बीच अराजक ढंग से लड़ रहे थे। इस तरह की अराजक लड़ाई के लिए एक निश्चित शक्ति और सहनशक्ति की भी आवश्यकता होती थी, ताकि वह इतनी देर तक टिक सके कि आखिरी व्यक्ति भी बचा रहे। कभी कभी एक व्यक्ति खुद को बाकी चारों लड़ाकों का सामना करते हुए पाता। इसके अलावा वे सभी एक दूसरे पर हमला करते और साथ ही उनका विरोध भी करते। इन तथ्यों से प्रतिभागियों की युद्ध कौशल का उपयोग करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता था। हालांकि जब भी वे 5 लोग अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते, दर्शक आश्चर्य और प्रशंसा से भर जाते। चेन जियांग को बस तिरस्कार ही महसूस होता। हालांकि वे आकर्षक थे, फिर भी उनमें बहुत सी कमियां थीं, इसलिए उसने उन्हें चुराकर सीखने की कोशिश नहीं की। पहला दौर जल्द ही खत्म हो गया। विजेता की ताकत अच्छी थी और अपनी प्रबल सच्ची ची के साथ वह आखिरी बचे तक टिका रहा। बाकी 4 हारे नहीं, बल्कि उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनकी सच्ची ची पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये लड़के और लड़कियां नश्वर युद्ध क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। कई लोगों की नज़र में वे प्रतिभाशाली और काफी शक्तिशाली थे, लेकिन चेन जियांग जानता था कि उनकी बुनियादी बातें अच्छी नहीं थीं, उनकी नींव अस्थिर थी, उनकी सच्ची की पर्याप्त प्रबल या शुद्ध नहीं थी। हालांकि उनके युद्ध कौशल अच्छे थे, वे अपने युद्ध कौशल की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे और उनकी सटीकता भी बहुत कम थी। खैर, मुझे लगता है कि वे बहुत ही सुरक्षित माहौल में पले बड़े हैं। जीवन भर उन्हें अनमोल रत्नों की तरह रखा गया और उनके परिवारों ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उन्होंने सच्चे अभ्यास की कड़वाहट का सामना नहीं किया। चेन जियांग ने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा। हालांकि बहुत कम लोग उसकी तरह अभ्यास कर सकते हैं, जो ढलते सूरज तक अथक परिश्रम करते हैं। अगले दौर में दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के युवराज सोंग नानमिंग की बारी थी। वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर के एक मार्शल कलाकार थे, लेकिन बाकी सभी केवल 6ठे स्तर के थे। दरअसल दौर की शुरुआत में ही एक विस्फोट से 2 सैनिक तेजी से नीचे गिर पड़े। फिर सोंग नानमिंग ने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर होने का फायदा उठाकर बाकी दोनों को तेजी से हरा दिया। उनकी जीत पर पूरा दर्शक उत्साह से झूम उठा। इसके बाद महान सेनापति की बेटी लेंग युलान की बारी थी। जब वह मंच पर आए तो दर्शकों में से कई पुरुष उसकी आकृति को वासना भरी नजरों से देखते रह गए। लेंग युलान ने काली चड्डी पहनी हुई थी। उसकी पतली, सुडौल और लचीली टांगों के साथ उसका रूप उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। परिपक्व और सुडौल शरीर से एक ठंडा और गर्वित स्वभाव झलक रहा था। किसी के लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह लड़की केवल 14 साल की है। इस लड़की की सच्ची क्यूई बहुत अजीब है। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं और फुसफुसाया। सू मेयाओ ने जवाब दिया, इस लड़की में अग्नि बर्फ नस है। इसका स्तर क्या है मैं नहीं बता सकती। वह जिस सच्ची ऊर्जा का अभ्यास करती है वह अग्नि और बर्फ की सच्ची ऊर्जा का मिश्रण होनी चाहिए।
जब ये दो विपरीत प्रकार की सच्ची ऊर्जा आपस में मिल जाती हैं, तो वे इस तरह की विचित्र और अप्रत्याशित बन जाती हैं। अगर आप उसकी ज्वालाओं का सामना करते हैं तो संभव है कि वे आपको जमा दें। संक्षेप में, ये छोटी लड़की अद्भुत और असाधारण है। शायद आपके लिए उससे दोस्ती करना ही सबसे अच्छा होगा। चेन जियांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। मंच पर उस परिपक्व और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वह मन ही मन स्तब्ध रह गया। सू मियो की स्वीकृति पाने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं होगा। शुरू करना। जैसे ही आवाज धीमी हुई, लेंग युलान अचानक एक काली परछाई में बदल गई और मंच पर दौड़ने लगी, किसी लंबे काले भूत जैसी चीज को घसीटती हुई। उसकी गति इतनी तेज थी कि दर्शक आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगे। वे अकेले नहीं थे, मंच पर मौजूद 4 आदमी भी दंग रह गए थे। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। वह भी लेंग युलान के खूबसूरत लेकिन गंभीर चेहरे को मुश्किल से ही देख पा रहा था, लेकिन इस हरकत ने उसकी आंखों पर बहुत जोर डाला। उसकी तेज गति ने उसे भी चौंका दिया। धमाका। अचानक एक आवाज आई जब मंच पर मौजूद एक प्रतिभागी अचानक उड़ गया। हालांकि ज्यादातर लोगों ने यह नहीं देखा कि उस आदमी को कैसे पीटा गया, लेकिन सभी समझ गए कि यह तेज तर्रार लेंग युलान ही रही होगी। दरअसल इस समय ज्यादातर दर्शकों को सिर्फ उसकी परछाई ही दिखाई दे रही थी। हालांकि चेन जियांग ने साफ देखा कि लेंग युलान ने युवक पर एक जोरदार लात मारी। दरअसल वह लात इतनी जोरदार थी कि एक ही वार में वह युवक दूर जा गिरा। लेंग युलान ने अपनी हर प्रतिद्वंद्वी पर इतनी तेजी से वार किया कि सिर्फ उसकी ही आकृति दिखाई दे रही थी, फिर भी एक ही लात से उसकी सभी प्रतियोगी उड़ गईं। जैसे ही बाकी प्रतिभागी एक एक करके उड़े, सभी ने जयकारे लगाए। लेंग युलान ने सफलतापूर्वक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब अगला मुकाबला फाइनल ग्रुप का है, याओ परिवार के मुखिया ने चिल्लाकर कहा। आखिरकार चेन जियांग की बारी आई। सभी जानते थे कि चेन जियांग का सामना 4 अन्य छठे स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञों से होने वाला था, जिनमें से प्रत्येक कई वर्षों से उस क्षेत्र में रह रहा था। वे स्वाभाविक रूप से उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जिससे चेन जियांग के लिए यह और भी अधिक नुकसानदेह हो गया। अध्याय 0050 कथानक। अध्याय 50 कथानक। जैसे ही चेन जियांग मंच पर चढ़ा, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से शांत थे। वह अपने 4 शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों की वजह से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसके शांत और आत्मविश्वासी रवैये ने दूसरों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। चेन जियांग मंच पर बाकी 4 लोगों के साथ खड़ा था और 20 साल का होने के बावजूद वे अभी भी छोटे थे। उनका कद 17 साल के चेन जियांग जितना मजबूत नहीं था। वह असल में उनके मुकाबले ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान लग रहा था। दर्शकों में बैठी लेंग युलान चेन शियांग को ध्यान से देख रही थी। उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें चेन शियांग को बारीकी से निहार रही थीं, मानो उसे पूरी तरह समझ पा रही हों। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर घने बादल छाए हों। उसे चेन शियांग की सांस तक महसूस नहीं हो रही थी। शुरू करना। जैसे ही संकेत मिला, बाकी चारों प्रतिभागी अत्यंत तेजी से चेन जियांग की ओर दौड़े। उसी क्षण उन्होंने एक साथ शक्तिशाली ट्रूची से भरी मुट्ठी चलाई। सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि चारों मुट्ठियों से निकलने वाली ट्रूची की मात्रा भयावह थी। ऐसा लग रहा था मानो वे विशाल पहाड़ों को भी छोटे छोटे पत्थरों में बदल सकती हों। चेन जियांग बस दोनों हाथ पीछे करके स्थिर खड़ा रहा। चारों मुट्ठियां उसकी छाती पर जोर से लगीं और क्यूई तरंगों में फूट पड़ीं, जिससे तेज हवाओं का झोंका आया। पूरा टूर्नामेंट मंच बुरी तरह हिल गया और लगभग बह गया। इस पल मानो सबकी धड़कनें रुक गई हों। चारों मुट्ठियां इतनी डरावनी थीं कि एक ही निशाने पर लगी थीं। इंसान तो क्या, ठोस लोहे की सलाखें भी ऐसे दबाव में आसानी से टूट जातीं। लेकिन चेन जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब चारों मुक्कों ने उसकी छाती पर प्रहार किया तो उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। वास्तव में बल्कि उसका चेहरा और भी शांत हो गया, जिससे पूरी भीड़ सन्नाटे में डूब गई। हर कोई लकड़ी के मुर्गे की तरह चुपचाप खड़ा रहा। भीड़ में हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेंग युलान की भौहें सिकुड़ गईं। वह चेन जियांग को घूर रही थी। उसका परिपक्व, गर्वित और भावशून्य चेहरा आश्चर्य से रंगा हुआ था। भले ही उसने अपनी सारी सच्चीची पूरी तरह से खत्म कर दी हो, वह उन 4 मुक्कों का बमुश्किल ही विरोध कर सकती थी। फिर भी चेन जियांग ने न केवल सच्चीची का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने बचाव के लिए खुद को तैयार भी नहीं किया। इस तरह उसने उन 4 वारों को सहजता से झेला। चेन जियांग ने ट्रूची का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह पहले ही नश्वर वैवाहिक क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। इसके अलावा अमर और शैतान पूल में किए गए शोधन के कारण उसका शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था। उसके लिए नश्वर वैवाहिक क्षेत्र के छठे और पहले स्तर के प्रतिद्वंद्वी एक समान थे। उनके हमले केवल सतही थे। बेशक वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा हैरान वे 4 लोग थे जिन्होंने चेन जियांग पर हमला किया था। जैसे ही उनके भयावह हमले चेन जियांग के शरीर पर हुए, ऐसा लगा जैसे सब कुछ पानी में बह गया हो। उन्होंने अपने हमलों में जो जबरदस्त ताकत लगाई थी, वह चुपचाप गायब हो गई, जिससे उन सभी को अपनी ताकत पर शक होने लगा, क्योंकि सामने वाले ने उनके संयुक्त हमलों का सामना सिर्फ उसके शरीर से ही कितनी आसानी से कर दिया था। वे सभी खुलेआम पीछे हट गए। अगर चेन जियांग इतनी आसानी से उनके एक साथ हमले का सामना कर सकता है और पलक भी नहीं झपकाता, तो उसकी ताकत का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह निश्चित था कि वह बेहद शक्तिशाली था। चेन जियांग ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और उसके शरीर से अदृश्य वध ऊर्जा का प्रवाह हुआ। चारों आदमी खून की प्यास से बेहाल हो गए और उनके पूरे शरीर जम गए। ऐसा लग रहा था मानो वे नरक के चरम नरसंहार में गिर पड़े हों और चेन जियांग वध का देवता हो, जबकि वे चारों आदमी कसाईखाने ले जाए जा रहे मेमनों के समान हों।
क्या तुम नीचे उतरकर हार मानना चाहते हो या मैं कार्रवाई करूं? चेन जियांग की आवाज में हत्या का भाव भरा था। यह वाकई भयानक था। यह वध क्यों श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास से वध हृदय के अभ्यास का परिणाम था, जिसने एक आध्यात्मिक दबाव और बढ़ा दिया था। चेन जियांग की आवाज गूंजी और वहां खड़े चारों लोग तुरंत पीछे हट गए। उसकी भयानक और लगभग दिव्य मारक क्षमता के प्रभाव में उनकी आत्मा का मनोबल बहुत पहले ही टूट चुका था। उसकी दिव्य क्षमता के कारण उनमें से किसी के भी मन में उससे लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। शुरू से अंत तक चेन जियांग बिल्कुल भी नहीं हिले। उन्होंने बाकी चारों को डराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। यह नतीजा किसी की भी उम्मीदों से परे था। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों पर चेन जियांग जैसे इस दिग्गज का सामना करने का बहुत दबाव था। उनकी जीत की संभावनाएं अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। अगला चरण व्यक्तिगत एक दूसरे से मुकाबले के 4 समूह बनाना था। इसका प्रबंधन भी याओ परिवार द्वारा किया जा रहा था, लेकिन मुकाबलों की घोषणा काफी समय से नहीं हुई थी। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर में जिससे भी उसे लड़ना था सब एक समान थे। भले ही याओ परिवार कोई चाल चलने की कोशिश करे, उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी, जैसा कि उन्होंने अभी किया। चेन जियांग का अगला प्रतिद्वंदी याओ परिवार का ही सदस्य निकला। दरअसल ऐसा लगता है कि वह याओ तियानहुआ का भाई था। उसका नाम याओ चोंग था और वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर का था। इससे चेन जियांग एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि याओ परिवार की ताकत के बारे में उसे सबसे अच्छी जानकारी थी। इतना ही नहीं, याओ परिवार ने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को लड़ने के लिए भेजा था। इसमें कोई शक नहीं कि कोई न कोई चालबाजी जरूर थी। याओ परिवार के शिष्य आमतौर पर या तो आत्मिक जड़ी बूटियां लगाते थे या कीमिया तकनीकें सीखते थे। शुरू से ही उनकी शक्ति दूसरों से बहुत कम थी। याओ तियानहुआ एक अपवाद थे, क्योंकि वे कीमिया का अभ्यास कर सकते थे और उनके पास अच्छी मात्रा में शक्ति थी। हालांकि वर्तमान में वे अनुपस्थित थे। याओ परिवार के पास कोई और उत्कृष्ट शिष्य नहीं था। याओ परिवार ने मुख्य रूप से अपने दान का उपयोग अन्य परिवारों और बड़ी संख्या में घुमंतू मार्शल कलाकारों को अपने अधिकार में बसने के लिए आकर्षित करने के लिए किया। एक बार फिर चेन जियांग दिन के आखिरी दौर में था। कल से प्रतिदिन 2 मुकाबले होंगे, एक सुबह और एक दोपहर में। चेन जियांग को किसी की परवाह नहीं थी, इसलिए वह पहले के मुकाबले देखने नहीं गया। उसे लगा कि यह समय रसायन विद्या का अभ्यास करने में बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। 2 दिन बीतने के बाद चेन जियांग दोपहर का भोजन करने के बाद याओ परिवार की ओर चल रहा था। हालांकि उसने कल के 2 और आज सुबह के 1 मैच नहीं देखे थे, फिर भी उसे पता चल गया था कि कौन जीता। युवराज और लेंग युलान दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए थे और कल सुबह उनका आमना सामना होगा। युवराज और महान सेनापति की बेटी के बीच का ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होना चाहिए। शायद मैं कल जाकर देखूंगा। चेन जियांग ने टूर्नामेंट के मंच पर कदम रखते हुए याओ चोंग के आने का इंतजार करते हुए मन ही मन एक बात सोची। चेन जियांग और याओ चोंग के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में सभी को लगा कि चेन जियांग आसानी से जीत जाएगा। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि याओ परिवार ने चेन जियांग को याओ चोंग का सामना करने की अनुमति क्यों दी। ये तो मानो उसे एक व्यर्थ और निरर्थक काम सौंपने जैसा था। तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से तियानहुआ को हराने वाले व्यक्ति के रूप में तुम्हारी योग्यता को दर्शाता है। मुझे आशा है कि भाई चेन कुछ नरमी दिखाएंगे। याओ चोंग चेन जियांग के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला। याओ चेन और याओ तियानहुआ कुछ एक जैसे लग रहे थे। दोनों के चेहरों पर गर्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन याओ चेन के चेहरे पर यह ज्यादा दबी हुई लग रही थी। चेन जियांग को याओ परिवार के इस जूनियर या उसके शिष्टाचार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, तो फिर हम अपनी मार्शल आर्ट की तुलना कर सकते हैं। दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। शुरू करना। जैसे ही इशारा मिला, चेन जियांग ने याओ चोंग की आंखों में क्रूरता और चालाकी की झलक देखी। चेन जियांग मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे पता था कि आगे कोई गंदी चाल चल रही है। याओ चोंग ने पहल करते हुए चेन जियांग की ओर छलांग लगाए। याओ चोंग की दोनों मुठ्ठियां गर्म लपटों में लिपटी हुई थीं, जो एक तेज और झुलसा देने वाली गर्म सच्ची चीजें उमड़ रही थीं। अपनी ओर आते देख चेन जियांग तुरंत बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी क्षण उसका पूरा शरीर अचानक शिथिल हो गया और वह जरा भी ताकत नहीं लगा पा रहा था। वह अपनी सच्ची ची भी नहीं हिला पा रहा था, जिससे उसका दिल सदमे से धड़क रहा था। याओ चोंग का चेहरा अचानक भयानक हो गया और उसने भारी स्वर में कहा, चेन जियांग, तुम्हारा काम तमाम हो गया। उसके दोनों जलते हुए मुंह के चेन जियांग के शरीर पर पड़े और उसने उन पर बेतहाशा प्रहार किया। पलक झपकते ही उसकी छाती और सिर उन हिंसक मुक्कों से चकनाचूर हो गए। ये कमीना, ये तो असल में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। चेन जियांग ने सोचा भी नहीं था कि याओ चोंग ने अपनी शक्ति को इतनी गहराई से छिपा रखा है। लेकिन चेन जियांग को सबसे ज्यादा गुस्सा याओ चोंग की उस घिनौनी चाल पर आया, जिसके कारण चेन जियांग का शरीर कमजोर हो गया और वह अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। दुर्भाग्य से चेन जियांग का शरीर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत माना जा सकता था। 7वें नश्वर मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा बिना किसी बचाव के प्रहार के बावजूद उसे अभी तक कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, जिससे याओ चोंग बुरी तरह डर गया था। जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो आपने अपने मुंह से एक गंधहीन और रंगहीन जहर छोड़ा, जिससे मेरी मेरिडियंस लकवाग्रस्त हो गईं, जिससे मैं अपनी सच्ची क्यूई को ठीक से नहीं हिला सकता। चेन जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उनकी स्पष्ट और शांत आंखें सीधे याओ चोंग पर थीं।
याओ चोंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी को इतनी जल्दी पता चल जाएगा कि उसने क्या तरीका अपनाया है, लेकिन उसने चेन जियांग के बयान की पुष्टि या खंडन नहीं किया। इसके बजाय उसने उस पर और भी अधिक क्रूरता और पागलपन के साथ हमला करने का प्रयास किया।